डिस्क्लेमर दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से हमारे द्वारा एडिट और अनुवादित की गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं केवल लेखक की कल्पना का परिणाम है। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, परंपरा या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर आप द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो दिल से लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नई कहानी का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर ज्वाइन करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। साधना करना। मानसी थोड़ी देर के लिए चौंक गई। हम अभी शुरू कर रहे हैं। उसने अनजाने में अपनी गोद में रखी हुई ग्रे महान महारानी हॉटसूत्र किताब की ओर देखा। उस पल उसका दिल एक डरे हुए हिरन की तरह धड़क रहा था। हालांकि वह पहले से ही इस पुस्तक को साधने के लिए मानसिक रूप से तैयार थी, लेकिन जब तुरंत शुरू करने को कहा गया तो वह थोड़ी घबरा गई। हाँ, ये कक्ष साफ तौर पर हमारे महान महारानी हॉटसूत्र को साधने के लिए तैयार किया गया है। हम पहले इस सूत्र का थोड़ा सा हिस्सा समझ सकते हैं, इससे पहले कि हम गॉड एडवेंट टॉवर से बाहर निकलें। मानसी ने अनजाने में सिर हिला दिया। जब उसने महान महारानी हॉटसूत्र की शुरुआती बातें याद की तो वह उसे आसान लगी। इसमें सिर्फ हाथ पैरों से स्पर्श करना था और यह किसी गहरे शारीरिक संपर्क की बात नहीं थी। वह एक बड़े आसन पर पालथी मारकर बैठ गई और अर्जुन उसके सामने बैठ गया। मानसी, तुम्हारी साधना का स्तर क्या है? अर्जुन ने अपनी स्वर्गीय आंख और बैंगनी क्रिस्टल से मानसी की साधना का कुछ अनुमान लगाया था, लेकिन क्योंकि वह खुद उस स्तर पर नहीं पहुंचा था, इसलिए वह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था। इसलिए उसने उससे सीधे पूछ लिया, मैं दाव सीड स्तर की शुरुआती अवस्था में हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे मध्य स्तर तक भी बढ़ा सकती हूँ। कई शक्तिशाली योद्धा अपनी साधना को जानबूझकर दबाकर रखते हैं ताकि वे अपनी शक्ति को और मजबूत कर सकें। इसके पीछे निश्चित कारण होते हैं, लेकिन इतिहास में कुछ अद्वितीय योद्धा भी हुए हैं जिन्होंने तेजी से उन्नति की और अपने समकालीनों को बहुत पीछे छोड़ दिया। तो फिर शौर्य चौहान का क्या स्तर है? अर्जुन ने फिर पूछा। उसको अभी तक ये नहीं पता था कि शौर्य चौहान की साधना का स्तर क्या है। जब वह पहली बार सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में शौर्य चौहान से मिला था, तब वह रतनगढ़ दुनिया के एक शीर्ष गुट से आया हुआ एक रक्षक था। यहाँ तक कि सूरतगढ़ का सम्राट भी उसका सम्मान करता था। उसकी तुलना में उस समय अर्जुन की शक्ति और स्थिति बहुत पीछे थी। वह तो इतना भी योग्य नहीं था कि शौर्य चौहान की साधना का स्तर जान सके। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अर्जुन की ताकत अविश्वसनीय गति से बढ़ चुकी थी। अब उसका दर्जा राठौर परिवार में एक मुख्य शिष्य का था। उसे राठौर परिवार की कुलमाता का भी समर्थन प्राप्त था। अब अगर उसकी तुलना शौर्य चौहान से की जाए तो बस उम्र का ही थोड़ा अंतर बचा था। शौर्य चौहान दाव सीड स्तर की पीक अवस्था में है। वह अगले स्तर में जाने से बस थोड़ा ही पीछे है, दाव सीड का पीक स्तर। तो फिर तुम्हारे मुकाबले मानसी, उसका फर्क ज्यादा नहीं है। शौर्य चौहान उम्र में मानसी से काफी बड़ा था और दोनों के बीच सिर्फ 2 छोटे स्तरों का अंतर था, इसलिए अर्जुन को ये ज्यादा खास नहीं लगा। मानसी ने कहा, शायद असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई योद्धा दाव सीड स्तर में पहुंचता है तो उसकी साधना की गति धीमी हो जाती है। दूसरा, मेरी साधना की गति शौर्य चौहान से ज्यादा तेज है। जब हमारी उम्र एक जैसी थी तब मेरी साधना उससे आगे थी। शौर्य चौहान की साधना स्थिरता पर आधारित है। उसकी नींव बहुत मजबूत है। रतनगढ़ दुनिया में वह अपने ठोस और मजबूत साधना के कारण ही प्रसिद्ध हुआ था। अपने समकालीनों में जब बात अपने स्तर से ऊपर की लड़ाई की आती है तो उसकी ताकत बेमिसाल थी। जब वह पहली बार दाव सीड स्तर में पहुंचा था तब उसने एक प्रतियोगिता में एक प्रतिद्वंद्व बड़ी ई परिवार के पीक दाव सीड योद्धा को हरा दिया था और उसी एक लड़ाई से वह मशहूर हो गया था। उसने दाव सीड के शुरुआती स्तर में ही पीक दाव सीड योद्धा को हरा दिया। अर्जुन ने अपनी थोड़ी सहलाई। लगता है कि शौर्य चौहान में वाकई कुछ काबिलियत है, तभी वह चौहान परिवार की युवा पीढ़ी में इतना ऊंचा दर्जा पा सका। लेकिन इस साल शौर्य चौहान को बहुत दुख झेलने पड़े थे। अगर वह अपनी ताकत फिर से हासिल कर ले तो ही यह बड़ी बात होगी। मानसी, मैं यहाँ गॉड एडवेंट टॉवर में युवांची इकट्ठा कर दाव सीड स्तर में ब्रेक थ्रू करने की योजना बना रहा हूँ। जब मानसी ने यह सुना तो वह चौंक गई। तुम अभी दाव सीड स्तर में ब्रेक थ्रू करना चाहते हो? अर्जुन सिर्फ 16 साल का था। रतनगढ़ दुनिया में जितने भी प्रतिभाशाली लोग थे उनमें 20 साल से पहले दाव सीड स्तर में पहुंचना बहुत तेज माना जाता था। उदाहरण के तौर पर शौर्य चौहान, जो स्थिरता को महत्व देता था, वह 21 साल की उम्र में दाव सीड स्तर में पहुंचा था। अगर अर्जुन सफल हो गया तो वह उससे 5 साल पहले ही यह उपलब्धि हासिल कर लेगा। ये कोई साधारण बात नहीं थी। अर्जुन ने कहा, युवान फाउंडेशन पर दाव सीड बोना असल में नियमों लॉज के संघनन कंडेंसेशन से जुड़ा होता है। यह इस पर निर्भर करता है कि किसी ने लॉज की कितनी गहरी समझ हासिल की है। मैं शुद्ध यांग लॉज का अभ्यास करता हूं और मेरे पास पहले से ही एक परिपूर्ण शुद्ध यांग शरीर है। साथ ही मैं महान महारानी हॉटसूत्र का अभ्यास कर रहा हूं, जो यांग गॉड मैनुअल और नरक के 9 पवित्र मैनुअल से निकला है। ये दोनों 12 सर्वोच्च महान आओ की शीर्ष साधनाएं हैं। तो मेरा शुद्ध यांग दाव सीड कमजोर नहीं होगा। ये बात सही हो सकती है, लेकिन मानसी ने माथा सिकोड़ लिया।
उसके विचार में रतनगढ़ दुनिया के इतिहास में जितने भी प्रसिद्ध लोग हुए थे, उन्होंने इतनी कम उम्र में दाव सीड स्तर में ब्रेक थ्रू करने की हिम्मत नहीं की थी। इससे भविष्य की साधना में समस्याएं हो सकती थीं, लेकिन अर्जुन ने मानसी की चिंता को सिर हिलाकर नकार दिया। उसने कहा, जब सीनियर एजोर यांग लॉर्ड ने 12 एम्पायरिन स्वर्ग का संक्षेप में वर्णन किया था, मानसी, क्या तुम्हें लगता है कि यांग गॉड एम्पायरिन स्वर्ग के श्रेष्ठ योद्धा 20 साल की उम्र तक इंतजार करते होंगे दाव सीड बनाने के लिए? जब अर्जुन ने सवाल के रूप में जवाब दिया तो मानसी का दिल थोड़ा कांप गया। वह आश्चर्य से अर्जुन की तरफ देखने लगी। सच में, यांग गॉड एम्पायरिन स्वर्ग के महारथी चाहे ज्ञान हो या शक्ति, रत नगर दुनिया के योद्धाओं से कहीं आगे होते हैं। वे 20 की उम्र तक युवान फाउंडेशन की अवस्था में नहीं रहते। लेकिन मानसी के दिल में हलचल सिर्फ इसी वजह से नहीं हुई थी। असल कारण ये था कि जब अर्जुन ने ये बात कही तो उसने खुद को पहले से ही यांग गॉड एम्पायरिन स्वर्ग के महारथियों के बराबर मान लिया था। वह रतनगढ़ दुनिया का योद्धा भी नहीं था। वह बैकवाटर ईस्ट के एक छोटे से इलाके क्लाउड वाइल्डनेस में पैदा हुआ था, और वहाँ भी वह एक आम गरीब लड़का था। उसे दुनिया के सबसे पिछड़े और कठिन जगह से शुरुआत करनी पड़ी थी। इसके बावजूद उसमें इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा और आत्मबल था। मानसी ने कहा, तुम सही हो, मेरा नजरिया थोड़ असीमित था। मैं राठौर परिवार में पैदा हुई और भले ही मेरी मेरिडियंस जन्म से बंद थी, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं सोचती थी कि मेरा हृदय दृढ़ है, लेकिन इस बात में तुम मुझसे बेहतर हो। एजोरिया लॉर्ड की लिखी किताब में यांग गॉड एम्पायरिन स्वर्ग का जिक्र था, जो मानसी के लिए एक बहुत बड़ा सपना था। जब वह मार्शल आर्ट्स की चोटी तक पहुंचने की ठान चुकी थी, तो फिर वह रतनगढ़ दुनिया तक ही क्यों सीमित रहती। इसके बाद मानसी ने महान महारानी हॉट सूत्र का पहला वॉल्यूम उठाया और थोड़े संकोच के बाद उसने अपना हाथ धीरे धीरे अर्जुन के हाथ पर रख दिया। मानसी के कपड़ों की बाहें काफ़ी चौड़ी थीं, और जैसे ही उसने हाथ उठाया, अर्जुन को उसकी बाहों के अंदर तक झांकने का मौका मिला। उसकी गोरी बाहें ऐसे लग रही थीं जैसे दूध की बनी हों। अर्जुन को उसके हाथ के अंदर की तरफ एक लाल रंग का निशान दिखा। यह एक विशेष चिन्ह था। अर्जुन जानता था कि यह एक पवित्रता चिन्ह है। राठौर जैसे बड़े परिवारों में एक खास तरह की छिपकली को सिंदूर खिलाकर लाल किया जाता है, फिर उसे मारकर उस रस को लड़की के शरीर में लगाया जाता है। यह निशान तभी मिलता है जब वह लड़की किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है। ये निशान उसके गोरे हाथ पर ऐसे लग रहा था जैसे बर्फ में खिला एक लाल फूल हो, बहुत सुंदर। जैसा कि हमेशा होता था, मानसी के हाथ ठंडे थे, पानी जैसे, और बहुत ही मुलायम। वहीं अर्जुन के हाथ गर्म थे, जैसे आग। जब उनके हाथ जुड़े तो एक अजीब सी अनुभूति हुई। उन दोनों के शरीर की यिन यांग ऊर्जा मिल रही थी। दोनों की शारीरिक योग्यता और आत्मिक समझ बहुत ऊंची थी। इसलिए महान महारानी हॉट सूत्र के पहले स्तर की साधना में कोई रुकावट नहीं थी और उनकी साधना बहुत तेजी से बढ़ने लगी। धीरे धीरे महान महारानी हॉट सूत्र के अनुसार अर्जुन के हाथ मानसी की गोरी बाहों पर ऊपर की ओर बढ़ने लगे और उसकी चौड़ी कपड़ों की बाहों के भीतर चले गए। अर्जुन के हाथ धीरे धीरे उसकी कोमल ऊपरी बाहों से होते हुए बगल और शरीर के किनारों तक पहुंच गए। यह महिलाओं के लिए एक संवेदनशील जगह होती है, इसलिए जब अर्जुन के हाथ वहां पहुंचे तो अनुभवहीन मानसी थोड़ी घबरा गई, क्योंकि अगर उसके हाथ थोड़ा और आगे बढ़ते तो वह उसकी चेस्ट को छू सकता था। ये सोचकर और उसकी गर्माहट महसूस कर नसी की सांस तेज हो गई। उसके शरीर पर हल्के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन जो साधना में मग्न था, उसकी यह स्थिति महसूस कर सका, क्योंकि उनकी ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। उसने देखा कि मानसी के शरीर से भाप निकल रही थी। उसका चेहरा गुलाबी हो गया था और उसके कपड़े हल्के भीग चुके थे। ये सब देखकर अगर अर्जुन के मन में कोई इच्छा नहीं उठती तो वह झूठ होता। लेकिन अर्जुन अपने पिछले जीवन में इंटरनेट से सारी जानकारी पा चुका था, जबकि मानसी ने कभी किसी पुरुष का हाथ भी नहीं पकड़ा था। इसलिए मानसिक स्थिति में दोनों में काफ़ी अंतर था। अर्जुन ने धीरे से युआनची के जरिए कहा, मानसी, तुम्हारी सांसें असंतुलित हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इस स्तर को पूरा नहीं कर पाएंगे। मानसी शर्म से सिकुड़ गई। उसने खुद को कमजोर समझा। ये तो सिर्फ पहले स्तर की साधना थी, फिर भी अर्जुन शांति से साधना कर पा रहा था, जबकि वह खुद बहक रही थी। उसने खुद को शांत किया, अपने मन की हलचल रोकी और अपनी यिन ऊर्जा को नियंत्रित कर अर्जुन की यांग ऊर्जा के साथ मिलाना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी युआनची और अधिक शुद्ध होती गई। लगभग हर 2 घंटे में अर्जुन अपनी ऊर्जा में बदलाव महसूस कर रहा था। ये वृद्धि उसे चौंका रही थी। महान महारानी हॉट सूत्र सच में महान था। ये सूरतगढ़ पवित्र तकनीक से भी बेहतर था। लेकिन क्योंकि सूरतगढ़ पवित्र तकनीक और महान महारानी हॉट सूत्र की जड़ें एक ही स्रोत से थीं, इसलिए अर्जुन की रेडियंट सूर्य ऊर्जा इस साधना के लिए पूरी तरह अनुकूल थी। यह उसके लिए एक सुखद आश्चर्य था। पर जो बात उसकी अपेक्षा से बाहर थी वह यह थी कि उसके शरीर में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल की बर्फीली ठंडी ऊर्जा भी बदल रही थी। यह ऊर्जा दरअसल शौर्य चौहान द्वारा दिए गए जहरीले 7 नॉक्सियस डिवाइन यिन पिल की वजह से थी। अब ये ठंडी जहर भरी ऊर्जा धीरे धीरे अर्जुन की यांग ऊर्जा में मिल रही थी और यिन और यांग की शक्ति आपस में घुल रही थी। 7 विषैली दिव्य यिंग गोली असल में जहर नहीं थी। यह एक बहुत ही शक्तिशाली बर्फीली ऊर्जा वाली औषधि थी। अगर कोई बहुत उच्च स्तर की बर्फ आधारित साधना तकनीक का अभ्यास कर रहा हो और उसकी ताकत भी काफ़ी अधिक हो, तो वह इस गोली में छुपे बर्फ के जहर का सामना कर सकता था। ऐसे में ये गोली उसके लिए फ़ायदेमंद होती।
लेकिन अर्जुन जैसे साधारण ताकत वाले इंसान और घायल शौर्य चौहान के लिए इस गोली को खाना सीधे जहर खाने के बराबर था। उस समय अर्जुन ने अपने बैंगनी क्रिस्टल की मदद से इस गोली की बर्फीली ऊर्जा को कंट्रोल किया था और उसे क्रिस्टल के अंदर सील कर दिया था। यह ऊर्जा उस शुद्ध यांग आत्मा की तरह थी जो उसे गिरता हुआ सितारा द्वार में मिली थी। ये बर्फ आधारित ऊर्जा अर्जुन की साधना की धारणाओं से मेल नहीं खाती थी, इसलिए वह इसे अब तक इस्तेमाल नहीं कर पाया था। लेकिन अब ये धीरे धीरे उसकी नसों में मिल रही थी और उसकी ऊर्जा का हिस्सा बन रही थी। असल में अगर तुलना करें तो लाल कमल के बीजों जैसे खजानों के मुकाबले ये बर्फ आधारित ऊर्जा कम गुणवत्ता वाली थी। लेकिन शुरुआत में सब कुछ कठिन होता है। इस समय अर्जुन दोनों यिन और यांग दोनों की साधना कर रहा था, इसलिए 7 विषैली दिव्य यिंग गोली की बर्फीली ऊर्जा उसे मदद कर रही था। इससे उसे मानसी की शुद्ध यिन ऊर्जा के साथ सामंजस्य बैठाने में आसानी हो रही थी। परिणामस्वरूप उसे कम मेहनत में ज़्यादा लाभ मिल रहा था। जैसे जैसे दोनों साधना कर रहे थे, साधना का प्रवाह और भी सहज होता गया। मानसी, जो पहले थोड़ी संकोच में थी, अब अपना मन शांत कर चुकी थी और पूरी तरह अर्जुन के साथ साधना में जुट गई थी। आखिरकार इस मुकाम तक साथ पहुंचने के बाद मानसी का मन अर्जुन के प्रति समर्पित हो चुका था। अब उसके शरीर में अर्जुन के नज़दीक आने को लेकर कोई विरोध नहीं था। साधना करते समय भले ही वे शारीरिक रूप से एक नहीं हुए थे, लेकिन आत्मा के स्तर पर उनके बीच कोई दीवार नहीं बची थी। मानसी को अर्जुन को मजबूत बनाने और उसे एक महान सम्राट बनते देखने की इच्छा थी, ताकि वह 12 इंपीरियल स्वर्गों तक जा सके और एक शासक बन सके। वह उसकी मदद करना चाहती थी। ये सोचते हुए मानसी ने साधना में खुद को और भी ज़्यादा समर्पित कर दिया। असल में महान महारानी हॉटसूत्र में ये सलाह दी गई थी कि दोनों साधना साथी का ताकत का स्तर समान हो। इससे यिन और यांग की ऊर्जा का संतुलन बेहतर होता है। लेकिन इस समय मानसी का स्तर अर्जुन से एक पूरा क्षेत्र ऊपर था। आमतौर पर जब दो लोग साथ साधना करते हैं तो जो कमजोर होता है उसे ज़्यादा लाभ मिलता है। इसीलिए शुरुआत में मानसी तैयार थी कि वह अर्जुन को ज़्यादा शुद्ध यिन ऊर्जा देगी, जिससे उसकी ताकत बढ़ेगी। वह अर्जुन से मिलने वाली शुद्ध यांग ऊर्जा को भी थोड़ा रोक कर लेना चाहती थी, ताकि ज़्यादातर ऊर्जा अर्जुन को मिले और वह जल्दी से दावसीब क्षेत्र में ब्रेक थ्रू कर सके। लेकिन जब वास्तव में साधना शुरू हुई तो मानसी को एहसास हुआ कि उसने अर्जुन को कम आंका था। भले ही अर्जुन का स्तर कम था, लेकिन उसके शरीर में शुद्ध यांग ऊर्जा विशाल समुद्र की तरह थी। एक के बाद एक लहरें आती रहीं बिना थमे। इतनी देर तक लगातार साधना करने के बावजूद अर्जुन की यांग ऊर्जा में कोई कमी नहीं दिखी। ये देखकर वह हैरान रह गई। एक साधारण योद्धा के शरीर में इतनी ऊर्जा होना असंभव था। आमतौर पर इतनी साधना करने पर उसकी ऊर्जा खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन सामने का सच देखकर मानसी ने ध्यान से देखा और जल्दी ही उसे पता चला कि साधना करते समय अर्जुन जैसे खुद को वातावरण से जोड़ लेता था। थोड़ी दूर पर स्थित शुद्ध यांग पूल से कई शुद्ध यांग धाराएं एक साथ बह रही थीं। ये अदृश्य शुद्ध यांग नदियों की तरह हवा में बहती हुई लगातार अर्जुन के शरीर में जा रही थीं। यहाँ तक कि उस लाल कमल के पौधे ने भी, जो शुद्ध यांग लावा पूल में लगा था, अपना बीज सिरा हिलाते हुए अर्जुन को और भी उच्च गुणवत्ता वाली शुद्ध यांग ऊर्जा भेजनी शुरू कर दी। ये लाल कमल एक तरह से चेतना रखता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस बात का आभारी हो कि अर्जुन ने उसे जड़ बूटी में बदलने के बजाय उसे एक अद्भुत शुद्ध यांग स्थान में लगाया था, जो गॉड एडवेंट टावर के दूसरे स्तर से भी बेहतर था। इसलिए जब अर्जुन साधना कर रहा था तो वह अपने अंदर जमा शुद्ध यांग ऊर्जा खुशी खुशी उसे दे रहा था। इस हालात को देखकर मानसी को समझ आया कि भले ही अर्जुन अभी युवान फाउंडेशन रियल्म के शिखर पर था और उसके शरीर में ज़्यादा ऊर्जा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वह अपने आसपास से लगातार ऊर्जा खींचकर अपने शरीर में संतुलन बनाए रख रहा था। इसलिए वह बिना थके लगातार साधना कर सकता था। इस तरह अर्जुन भी मानसी को अच्छी मदद दे पा रहा था। अर्जुन की इतनी भयानक ऊर्जा प्रवाहित करने की क्षमता देखकर मानसी दंग रह गई। इस ताकत से वह महान महारानी हॉटसूत्र को बेहद तेज गति से साध पा रहा था। उसे देखकर मानसी को थोड़ी ईर्ष्या भी हुई। क्या ये पूर्ण शुद्ध यांग शरीर का प्रभाव है? शायद आम पूर्ण शुद्ध यांग शरीर भी इतना अद्भुत नहीं होता। वह जानती थी कि अर्जुन ने पहले ही पूर्ण शुद्ध यांग शरीर प्राप्त कर लिया था। भले ही उसने पहले कभी ऐसा शरीर नहीं देखा था, पर उसके पास खुद एक शुद्ध यिन शरीर था, जो शुद्ध यांग शरीर से भी बराबरी या बेहतर था। उसे लग रहा था कि जब वह खुद युवान फाउंडेशन रियल्म के शीर्ष पर थी, तब भी इतनी तेज साधना नहीं कर पाई थी। यहाँ तक कि अब भी बर्फ के बिस्तर से वह जितनी तेजी से शुद्ध यिन ऊर्जा खींच रही थी, वह अर्जुन की ऊर्जा प्रवाहित करने की गति से कम थी। वाकई वह एक असाधारण साधक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी दूर तक आया और धीरे धीरे शौर्य चौहान को पकड़ने लगा। मानसी को लगा कि छोटी ही अर्जुन को जरूर कोई रहस्यमयी मौका अपॉर्चुनिटी मिला होगा, लेकिन वह इस बात की जांच करने के बारे में नहीं सोच रही थी। वह बस खुश थी कि अर्जुन को इतनी अच्छी अवसर और तरक्की मिली। वह दिल से चाहती थी कि अर्जुन उसकी साधना यात्रा में साथी बने और दोनों मार्शल आर्ट्स की ऊंचाइयों तक पहुंचें। जब वे साधना कर रहे थे तब उन्हें पता भी नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। वे दोनों लगातार 10 दिनों और रातों तक बिना रुके बैठे रहे। वे दोनों, ना कोई नियम, ना कोई आकार, ना कोई शून्य, ना मैं, जैसी एक अद्भुत ध्यान की अवस्था में चले गए थे। वे पूरी तरह इस महान साधना ग्रंथ में डूबे हुए थे।
अर्जुन इतनी गहन साधना कर सका, इसका कारण एक तो उसका पूर्ण शुद्धयांग शरीर था और दूसरा उसका बैंगनी क्रिस्टल की वजह से अर्जुन का शरीर एक भंवर जैसा बन गया था जो लगातार साधना स्थल की शुद्धयांग ऊर्जा को खींच रहा था। अर्जुन का डेंटियन ऊर्जा भंडारण स्थान एक जलाशय जैसा था। उसमें पानी ऊर्जा आ रहा था और वह उसे इस्तेमाल कर रहा था। इस प्रक्रिया में उसका डेंटियन लगातार बड़ा और गहरा होता जा रहा था। बिना उसे खुद पता चले वह धीरे धीरे नाम विज्ञान सीड बनाने और डाओ सीड रियल्म की सीमा के करीब पहुंच रहा था। जब अर्जुन और मानसी एक साथ साधना कर रहे थे तब गॉड एडवेंट टावर के बाकी हिस्सों में भी कुछ बदलाव हो रहे थे। कुछ साधकों को महसूस होने लगा कि गॉड एडवेंट टावर की पाबंदियां कमजोर हो रही थीं। ओह, ये क्या हुआ? मेरी मिरर इमेज पहले जितनी मजबूत नहीं रही। गॉड एडवेंट टावर में पहले स्तर से दूसरे स्तर जाने वाली सीढ़ियों पर एक साधक ने खुद से कहा। पिछले कई महीनों से वह दूसरे स्तर के गार्डियन को बार बार चुनौती दे रहा था लेकिन हमेशा हार जाता था। अर्जुन के मुकाबले, जिसे शुरू में ही दूसरे स्तर में जाने की अनुमति मिल गई थी, और मानसी, जिसे सीधे तीसरे स्तर तक जाने की योग्यता मिली थी, बाकी साधक बहुत पीछे थे। शायद मिरर इमेज कमजोर नहीं हुई है, बल्कि मैं मजबूत हो गया हूँ। उस साधक ने खुद को दिलासा दिया और जोश से फिर से गार्डियन को चुनौती दी। लेकिन हर कोई ऐसा खुश नहीं था। शौर्य चौहान ने भी यही बदलाव महसूस किया, लेकिन वह जानता था कि असल में गार्डियन कमजोर हो रहा है, वह खुद नहीं मजबूत हो रहा। उसे समझ में आया कि गॉड एडवेंट टावर में कुछ गड़बड़ हो रही है, परंतु गार्डियन का कमजोर होना उसके लिए फायदेमंद था, इसलिए वह ज़्यादा मौके हासिल कर सकता था। कई अन्य साधकों ने भी वैसा ही सोचा जैसा शौर्य चौहान ने। लेकिन जब गॉड एडवेंट टावर के परीक्षण सरणी काम करना बंद कर देंगे तो खुद टावर सील हो जाएगा। क्योंकि गॉड एडवेंट टावर की आइटम स्पिरिट गहरी नींद में चली गई थी, इसलिए वह अब ट्रायल संचालित नहीं कर सकती थी और फिर वह साधकों को ऐसे ही टावर के खजाने नहीं लेने दे सकती थी। इसलिए जब ट्रायल रुक गया तो खजाने भी सील हो गए। कुछ दिनों बाद जब शौर्य चौहान, संकेत बैनर्जी और बाकी लोग मिरर इमेज के हमले को झेल कर और उसे हराकर तीसरे स्तर पर पहुंचे तो वे दंग रह गए। क्योंकि वहां एक खाली विशाल हॉल था, सिर्फ खाली दीवारें और एक गुंबददार छत थी। वहां कोई खजाना नहीं था, कुछ भी नहीं। शौर्य चौहान ने ये देखकर भौहें चढ़ा लीं। वह जानता था कि महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र बहुत रहस्यमयी था। प्राचीन समय में महान महारानी ने यहाँ बहुत सोच समझकर जाल बिछाए थे। अगर वह सिर्फ बाहरी दिखावे से धोखा खा गया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये हॉल भले ही खाली दिखता हो, लेकिन हो सकता है कि इसमें कोई गहरा रहस्य छुपा हो। असल में शौर्य चौहान सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एक साधारण दिखने वाले युवक ने आइटम स्पिरिट को मजबूर कर दिया था कि वह अपनी अंतिम ऊर्जा का उपयोग कर नींद में चली जाए, जिससे सारे ट्रायल बंद हो गए। शौर्य चौहान के लिए महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र में हर जगह मौके थे, बस उन्हें ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए थी। गॉड एडवेंट टावर में तो खजाने भरे पड़े थे, लेकिन उसे अब तक बस थोड़ा सा ही हासिल हुआ था। उसे लगता था कि अर्जुन को उससे भी बड़े फायदे मिले हैं, इसलिए उसकी अर्जुन से जलन और बढ़ गई थी। गॉड एडवेंट टावर के पहले और दूसरे स्तर पर मुझे काफ़ी मौके मिले, अब मैं तीसरे स्तर पर आ गया हूँ। यहाँ अगर चीज़ें इतनी छुपी हुई हैं तो इसका मतलब है कि असली खजाना यहीं है। जितना मुश्किल ढूंढना होगा उतना बड़ा इनाम मिलेगा। पहले और दूसरे स्तर पर मिले लाभ याद कर शौर्य चौहान काफ़ी उत्साहित हो गया। पिछले कुछ महीनों में उसे इतनी तरक्की मिली थी जितनी वह चौहान परिवार में वर्षों में नहीं कर पाया था। अब तीसरे स्तर का खाली हॉल देखकर भी वह हतोत्साहित न ही हुआ, बल्कि उसका उत्साह और बढ़ गया। उसे लगा कि जरूर कोई शानदार अवसर उसका इंतजार कर रहा है। समय कब बीत गया उन्हें खुद भी पता नहीं चला। मानसी और अर्जुन अब 5 महीने से एकांत साधना में थे। 5 महीने कोई बहुत लंबा समय नहीं लगता, लेकिन अगर दो लोग एक साथ एक कमरे में अकेले रह रहे हों और हर दिन एक दूसरे का सामना करें तो बहुत सी बातें धीरे धीरे बदल जाती हैं। छोटी छोटी बातें इंसान के मन में धीरे धीरे असर डालती हैं, जैसे कि नींद। वे दोनों 10 से 20 दिन तक लगातार युगल साधना करते थे। इसके बाद उनकी आत्मिक शक्ति थक कर चूर हो जाती थी और ध्यान लगाना भी काफ़ी नहीं होता था, इसलिए उन्हें गहरी नींद लेनी पड़ती थी। वे दोनों एक बड़े बेड पर कपड़े बदले बिना सोते थे। इसे एक तरह से एक बिस्तर साझा करना ही कहा जा सकता है। फिर नहाने का भी उदाहरण लें। असल में योद्धा चाहें तो बिना खाना खाए भी स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा से अपनी जीवन शक्ति बनाए रख सकते हैं। इस तरह वे अशुद्ध नहीं होते। इन्हें सच में अलौकिक कहा जा सकता है। साथ ही मार्शल आर्ट साधक धूल मिट्टी से भी मुक्त रहते हैं। जैसा कि शास्त्रों में लिखा है, त्वचा सुगंधित, कमल जैसी सुंदर और जल जैसी शुद्ध। ऐसी स्थिति में योद्धाओं को नहाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मानसी स्वच्छता को बहुत पसंद करती थी, खासकर अर्जुन के साथ युगल साधना के बाद जब उसका शरीर पसीने से भीग जाता था। कपड़े त्वचा से चिपक जाते थे और भले ही वह अपनी ऊर्जा से पसीना सुखा सकती थी, लेकिन उसे वह एहसास पसंद नहीं था। इसलिए वह हर साधना सत्र के बाद नहाती थी। उसके पास अपनी अंगूठी में एक नहाने का टब था। नहाने के लिए पानी भी वह वातावरण से जल ऊर्जा को एकत्र करके बनाती थी। वे दोनों एक ही कक्ष में रहते थे और हर बार जब मानसी नहाती थी तो यह मुख्य हॉल में होता था, बस कुछ ही कदम दूर। अर्जुन से उनके बीच एक पत्थर की दीवार थी जिसमें कोई दरवाजा भी नहीं था।
पानी की आवाज़ साफ सुनाई देती थी, जिससे माहौल में हल्की सी शर्म और नज़दीकी बनी रहती थी। ऐसी स्थिति में भले ही उनके बीच कोई वास्तविक पुरुष महिला संबंध नहीं था, लेकिन मानसी धीरे धीरे अर्जुन को स्वीकार करने लगी थी। क्योंकि यह सब कुछ उनके लिए बहुत अधिक था, लेकिन फिर भी अर्जुन के साथ यह सब वह सहन कर पा रही थी। 3 महीने बीतने पर मानसी और अर्जुन की महान महारानी हॉट सूत्र में पहली अवस्था की साधना पूरी होने के करीब थी। इतनी उच्च स्तर की साधना तकनीक का पहला चरण भी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन जैसे जैसे वे महान महारानी हॉट सूत्र में आगे बढ़ते, पुरुष और महिला के बीच संपर्क और बढ़ता जाता। उदाहरण के लिए, पहले चरण के अंत में उन्हें एक दूसरे के 108 एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर हाथ रखकर एक विशेष जटिल क्रम में अपनी यिन यांग ऊर्जा का संचार और मिश्रण करना होता था। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी, वरना साधना असफल हो जाती। कुछ बिंदु जैसे कि अपर आर्म और लोअर शोल्डर जो हाथों पर होते थे, उनमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ बिंदु जैसे किडनी मेरिडियन, पेरिकार्डियम मेरिडियन जो मानसी के चेस्ट पर स्थित थे, वे बहुत संवेदनशील जगह थे। अगर ये महान महारानी हॉट सूत्र की साधना की शुरुआत में होता तो मानसी इस हद तक शारीरिक संपर्क को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाती। लेकिन अब 3 महीने साथ बिताने के बाद वह किसी तरह मानसिक रूप से तैयार हो चुकी थी। अर्जुन बेड पर बैठा था और उसने अपनी शर्ट उतार दी थी, जिससे उसका ऊपरी शरीर बिना कपड़ों के था। महान महारानी हॉट सूत्र की साधना के लिए शरीर और आत्मा दोनों का एक होना जरूरी था। उनके एक्यूपंक्चर बिंदुओं के बीच कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए थी। सबसे अच्छा ये होता कि पुरुष और महिला दोनों अपने सारे कपड़े उतार देते, लेकिन मानसी ने केवल अपना ऊपरी वस्त्र उतारा था। उसके नीचे एक पतली रेशमी परत अब भी थी। वह अर्जुन के सामने पूरी तरह नग्न होकर खड़ी नहीं हो सकती थी। ऐसा करने पर वह अत्यधिक शर्मिंदा हो जाती, जिससे उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अस्त व्यस्त हो सकता था और साधना पर बुरा असर पड़ता। असल में मानसी के कपड़े इतने पतले थे कि दोनों के बीच केवल एक बहुत हल्की रुकावट थी, जो पहली अवस्था था कि साधना को पूरा करने में कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। मानसी अर्जुन के सामने बैठ गई। उसने पहले ही अपने मन को शांत कर लिया था और सोचा था कि वह शांतिपूर्वक साधना पूरी कर लेगी। लेकिन जब असल में साधना शुरू हुई तो वह फिर भी हल्की सी घबराहट महसूस कर रही थी। क्या हम शुरू करें? अर्जुन ने अपने शरीर की ऊर्जा एकत्र कर ली थी और साधना शुरू करने को तैयार था। मानसी ने बस धीरे से सिर हिलाया। साधना की शुरुआत में अर्जुन के हाथ मानसी की बाहों के सहारे चलते हुए उसकी बगल तक पहुंच रहे थे, फिर कंधों के एक्यूपंक्चर बिंदुओं को दबाते। इसके बाद वह उसमें अपनी शुद्ध यांग ऊर्जा का संचार करता। वहीं मानसी अर्जुन का बड़ी ही पीठ को पकड़ती और उसकी रीढ़ की हड्डी पर स्थित बिंदु को दबाती। ये महान महारानी हॉट सूत्र में ऊर्जा के प्रवाह का एक मुख्य बिंदु था। साथ ही उनके चेस्ट के बीच स्थित बिंदु भी आपस में मिलाए जाने चाहिए थे। उनके शरीर का संपर्क होने से अर्जुन को अपने सीने पर मानसी के शरीर की कोमलता और लचक स्पष्ट महसूस हो रही थी। मानसी और अर्जुन के बीच यिन यांग ऊर्जा एक विशेष क्रम में प्रवाहित हो रही थी। मानसी ने अपनी शर्म को दबाया और पूरी तरह साधना पर ध्यान केंद्रित किया। शुद्ध यांग ऊर्जा के प्रभाव से बर्फ जैसी ठंडक पिघलने लगी। पिघली हुई बर्फ अर्जुन की मजबूत त्वचा पर छोटे छोटे पानी के बूंदों के रूप में जमा हो गई। वही पानी मानसी के शरीर पर भी फैल गया, जिससे उसके पतले कपड़े पूरी तरह भीग गए। कपड़े उसके शरीर से चिपक गए, जिससे मानसी की पतली लेकिन मजबूत काया की सुंदर रेखाएं साफ झलक रही थीं। धीरे धीरे दोनों ने अपनी स्थिति बदली। अब अर्जुन ने मानसी को पीछे से गले लगा लिया। उसकी चेस्ट पर मौजूद बिंदु मानसी की पीठ पर स्थित बिंदु के बिल्कुल पास था। इस तरह ऊर्जा का आदान प्रदान और भी सीधे तरीके से हो रहा था। इसी समय अर्जुन की उंगलियां मानसी की गर्दन पर धीरे से फिसली और नीचे की तरफ बढ़ने लगीं। जहां जहां उसकी उंगलियां छूती, वहां मानसी की त्वचा पर हल्के हल्के गूसेबम्स उठने लगे। ये स्पर्श मानसी की सांसों को तेज कर रहा था और उसके दिल में हल्की हलचल पैदा कर रहा था। ये दिल से उठती भावना महान महारानी हॉट सूत्र की साधना में कोई बाधा नहीं थी, बल्कि भावनाओं की वजह से यिन यांग ऊर्जा के एकीकरण को और मजबूत कर रही थी। मानसी अनायास ही अपनी आंखें बंद कर बैठी। उसकी पलकें हल्के से कांपने लगीं। वह खुद को ढीला छोड़ चुकी थी और अर्जुन का शरीर अपनी पीठ से पूरी तरह सटा हुआ रहने देना चाहती थी। मानसी के मन में अर्जुन के साथ बिताए गए पल ताज़ा हो उठे। क्लाउड वाइल्डनेस में पहली मुलाकात से लेकर रतनगढ़ दुनिया में पुनर्मिलन तक, उस समय वे केवल दोस्त जैसे थे। लेकिन बाद में जब उजाड़ स्वर्ग तकनीक की चाय सभा और चौहान कबीले के अवशेष परीक्षण में अर्जुन ने उसकी मुश्किलें हल की और चौहान परिवार की साजिश को उजागर किया, तब उसने मानसी की जान बचाई थी। फिर जश्न की पार्टी में अर्जुन ने जो वादा किया था, उससे मानसी को उसकी गहरी सच्चाई महसूस हुई थी। इस विशाल ब्रह्मांड में जन्मजात टूटी हुई में रेडियंस वाली मानसी हमेशा अकेली रही थी। वह किसी पर निर्भर नहीं थी, लेकिन सिर्फ अर्जुन पर। अर्जुन का बैंगनी क्रिस्टल ही एकमात्र बड़ी इज्जत था जो मानसी की टूटी मेरेडियंस और उसके अकेले दिल को छू सकती थी। इसीलिए जब महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र की मानसिक परीक्षा में उसने सपना देखा था कि अर्जुन उसकी मेरेडियंस को जोड़ रहा है, तो वह सके साथ हमेशा के लिए बंधने का प्रतीक था। अगर अब तक ये भावनाएं केवल बीज थीं, तो चरम ठंड के बर्फीले मैदानों में जब वह पूरी तरह टूटी हुई थी और अर्जुन ने आकर उसे बचाया था, उस पल में ये बीज अंकुर बन गया और पूरे दिल में फैल गया।
चाहे वह अनंत बर्फीले मैदानों में गर्म झरने को साझा करना हो या अभी का ये साधना कक्ष में एक साथ होना, इस निकटता ने मानसी को पूरी तरह से अर्जुन को अपना दिल सौंपने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी पल मानसी ने गहरे प्रेम के साथ अर्जुन के शरीर को अपने हाथों से सहलाया। उनके शुद्ध यांग और शुद्ध यिन शरीरों के साथ और बैंगनी क्रिस्टल की शक्ति से साधना कक्ष में मौजूद यिन यांग ऊर्जा और भी अधिक शुद्ध हो गई। तभी कमरे में अर्जुन के पीछे एक सुनहरा लाल रंग का शुद्ध यांग ड्रैगन प्रकट हुआ और मानसी के पीछे शुद्ध यिन ऊर्जा इकट्ठी होकर एक सुंदर बर्फीले नीले रंग की फीनिक्स बन गई। गोल्डन ड्रैगन और आइस फीनिक्स की उपस्थिति उनके भीतर के सबसे शुद्ध लॉस की ऊर्जाओं से बनी थी। यह ऊर्जा निरंतर अर्जुन और मानसी के शरीर में प्रवेश कर रही थी, उनके एक्यूपंक्चर बिंदुओं और नसों को खोल रही थी। इससे उनकी शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। पहले मानसी ने जानबूझकर अपनी शक्ति को दबा रखा था ताकि उसकी नींव मजबूत हो, लेकिन अब वह उसे और दबा नहीं पा रही थी। उसके डेंटियन ऊर्जा केंद्र में जरूरी ऊर्जा तेजी से बढ़ रही थी और दाओ सीड के आसपास घनीभूत हो रही थी, जिससे दाओ सीड और भी चमकदार और स्पष्ट हो गया। पेंग, एक हल्की आवाज आई जैसे कुछ टूट गया हो। इस क्षण मानसी की साधना मध्य दाओ सीड स्तर तक पहुंच चुकी थी। वह पहले भी इस स्तर तक पहुंच सकती थी, लेकिन अब महान महारानी हॉट सूत्र की मदद से यह उपलब्धि और भी पूर्ण हुई थी। और यह अंत नहीं था, उसकी शुद्ध यिन महान दाओ शक्ति भी अगले कुछ क्षणों में और अधिक शुद्ध होती चली गई। उसकी शक्ति लगातार बढ़ती रही, यहाँ तक कि वह मध्य स्तर के अंतिम छोर पर पहुंच गई और अब वह पीक दाओ सीड स्तर से केवल एक कदम दूर थी। लेकिन अगर मानसी में इतनी प्रगति हुई थी तो अर्जुन में इससे भी बड़ी तब्दीली आई थी। उसका चेहरा, गर्दन और ऊपरी शरीर पूरा लाल हो गया था। उसकी त्वचा के नीचे की नसें बाहर उभर आई थीं। उनमें सुनहरी रोशनी बह रही थी, जैसे खून नहीं बल्कि पिघला हुआ दिव्य सोना बह रहा हो। अर्जुन की नसें कांपने लगीं और उसके शरीर से गर्म हवा की तरंगें निकलने लगीं। वहीं आसपास की यिन यांग ऊर्जा मिलकर एक हल्के भंवर का रूप लेने लगी और तेजी से उसके डेंटियन में एकत्र होने लगी। शुद्ध यांग ऊर्जा समुद्र जैसी थी, जो चारों ओर फैल रही थी, और शुद्ध यिन ऊर्जा नदी की तरह थी, जो समुद्र में मिल रही थी। अर्जुन के डेंटियन में स्थित ऊर्जा नींव लगातार फैल रही थी। ऊर्जा नींव एक योद्धा के शरीर में एक छोटी सी दुनिया जैसी होती है। भले ही वह डेंटियन के भीतर होती है, लेकिन उसमें भी अपना स्थान होता है और योद्धा के आधार पर उसका आकार बड़ा या छोटा हो सकता है। ऊर्जा नींव किसी भी योद्धा की मार्शल आर्ट की बुनियाद होती है। अच्छी साधना के लिए मजबूत नींव जरूरी होती है। इसलिए कई प्रतिभाशाली योद्धा जानबूझकर अपनी शक्ति को एक स्तर पर रोक कर रखते हैं, ताकि जब तक ऊर्जा उसे संभाल ना पाए तब तक वे अगले स्तर पर न बढ़ें। इस तरह उनकी नींव और भी मजबूत बनती है, और नींव की मजबूती का अंदाजा अक्सर उसकी चौड़ाई से लगाया जाता है। जितनी चौड़ी नींव होगी उतनी ही ऊंचाई पर एक योद्धा पहुंच सकता है। अर्जुन की युआन फाउंडेशन आधार शक्ति पहले ही उसके स्तर के सामान्य योद्धाओं की तुलना में कई गुना बड़ी थी। यहाँ तक कि शौर्य चौहान की युआन फाउंडेशन भी, जब वह युआन फाउंडेशन रियल्म के चरम पर था, तो वह भी अर्जुन की फाउंडेशन के केवल 60-70% के बराबर थी। और अब शुद्ध यांग और शुद्ध यिन ऊर्जा लगातार अर्जुन की युआन फाउंडेशन में समा रही थी, जिससे वह पागलों की तरह बढ़ने लगी। इस समय मानसी, जो आत्मिक रूप से अर्जुन से जुड़ी हुई थी, इस बदलाव को महसूस कर रही थी। उसने हैरानी से देखा कि अर्जुन की युआन फाउंडेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। सिर्फ कुछ ही सेकंड में अर्जुन की युआन फाउंडेशन 2 गुना बढ़ गई, और यह अभी भी बढ़ रही थी। साथ ही युआन फाउंडेशन के नीचे बहुत ही शुद्ध यांग और यिन ऊर्जा जमा हो रही थी। अनजाने में वहां पर एक दाओ सीड बन रहा था। दाओ सीड रियल्म। ये दृश्य देखकर मानसी कैसे नहीं समझती कि क्या हो रहा था। जो कुछ भी अर्जुन के साथ हो रहा था, वह दाओ सीड रियल्म में ब्रेक थ्रू करने का प्रारंभिक संकेत था। महान महारानी हॉट सूत्र सच में एक शीर्ष स्तर की साधना कला थी, जो एक महान दाव सर्वोच्च मार्ग के बहुत करीब था। भले ही अर्जुन ने अभी तक इसका पहला चरण ही सीखा था, फिर भी उसे आसमान छूने वाले लाभ मिल रहे थे। दाओ सीड रियल्म में ब्रेक थ्रू करने के लिए एक ही बार में सफलता चाहिए होती है, और एक मजबूत दाओ सीड बनाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा चाहिए। कई युआन फाउंडेशन रियल्म के योद्धा इसके लिए वर्षों तक तैयारी करते हैं, फिर भी वे असफल हो सकते हैं और उनकी युआन ऊर्जा बिखर सकती है। लेकिन अर्जुन जैसे प्रतिभाशाली योद्धा के लिए ये खतरा कम था। फिर भी जितनी अधिक शुद्ध और कोमल ऊर्जा मिलती, उसका दाओ सीड उतना ही उच्च गुणवत्ता वाला बनता। मानसी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ऊर्जा की कमी के कारण अर्जुन के दाओ सीड में कोई खामी आए। इसलिए उसने तुरंत अपनी युआन ऊर्जा को घुमाया और उसे पूरी ताकत से सहारा देने लगी। अर्जुन के ब्रेक थ्रू के इस महत्वपूर्ण क्षण में मानसी ने पुरुष और स्त्री के बीच की झिझक को एक तरफ रख दिया। उसने अपने पसीने से भीगे हुए कपड़े उतारे और अपने नग्न शरीर से अर्जुन को गले लगा लिया। जब अर्जुन के शरीर ने, जो एक जलते हुए यांग ऊर्जा के आभामंडल से घिरा था, बिना किसी रुकावट के मानसी के शरीर को छुआ, तो वह कांप उठी। यह एक ऐसा स्पर्श था जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यिन यांग नियमों के प्रभाव में यह अनुभव अत्यंत अद्भुत था। लेकिन जल्दी ही मानसी ने अपने दिल की धड़कनों को शांत किया और पूरी तरह से अपने शुद्ध यिन ऊर्जा को घुमाकर उसे अर्जुन तक पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित कर लिया। अर्जुन की साधना के इस महत्वपूर्ण समय पर मानसी यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि अर्जुन एक बिल्कुल परिपूर्ण वातावरण में अपना दाव सीड बना सके।
इसमें किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। समय बीतता गया और अर्जुन पूरी तरह से एक अलौकिक अवस्था में पहुंच गया। दोनों नग्न अवस्था में एक दूसरे का सामना कर रहे थे और यह छोटी इन यांग ऊर्जा के मेल से उनका स्तर लगातार ऊंचा हो रहा था। कक्ष के अंदर लॉस के कारण कई चमकती हुई ऊर्जा छवियां बन रही थीं। एक हल्की बेहोशी की हालत में अर्जुन ने भी मानसी के कोमल लेकिन मजबूत शरीर को अपने शरीर से सटा हुआ महसूस किया। साथ ही उसकी शरीर की खुशबू भी महसूस की। यह अनुभव ऐसा था जैसे जलते हुए शरीर पर सबसे शुद्ध वसंत जल डाला गया हो। यह बहुत ही सुखद और सुकून देने वाला एहसास था। अर्जुन ने एक पल के लिए कुछ अजीब महसूस किया, लेकिन उसके मन में कोई गलत या कामुक विचार नहीं आया। वह पूरी तरह से स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को इकट्ठा करने और अपनी युआन फाउंडेशन में महान दाव के बीज को रोपने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। यिन यांग युआन ऊर्जा पहले द्रव के रूप में गाढ़ी हुई और फिर धीरे धीरे और शुद्ध होती गई। इसके अंदर जो रोशनी घूम रही थी वह किसी बहुमूल्य रत्न की तरह चमक रही थी। शुद्ध यांग ऊर्जा को आधार बनाकर शुद्ध यिन ऊर्जा उसके चारों ओर घूम रही थी। यह एक बर्फीले नीले सांप की तरह दिख रही थी जो यांग ऊर्जा को लपेटे हुए था। सेकंड मिनटों में बदल गए। अर्जुन की युआन ऊर्जा बहुत विशाल थी, इसलिए उसका दाव सीड भी बहुत उच्च गुणवत्ता का बन रहा था, लेकिन इसी कारण उसे बहुत ज्यादा ऊर्जा की भी जरूरत थी। अब बस थोड़ी सी ऊर्जा की और जरूरत थी। अगर वह नहीं मिलती तो सफलता अधूरी रह जाती। मानसी, जो आत्मा से अर्जुन के साथ एक हो चुकी थी, उसकी युआन फाउंडेशन में हो रहे बदलाव को भली भांति समझ रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपने हाथों को अर्जुन की गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। फिर अपनी आदिम यिन ऊर्जा प्राइमोर्डियल यिन एनर्जी को घुमाते हुए उसने साहस जुटाया और अर्जुन के जलते हुए होठों को चूम लिया। ये गहरा और भावनाओं से भरा हुआ चुंबन था जिसमें उनके होंठ आपस में बंध गए। मानसी का शरीर जन्मजात शुद्ध यिन मेरिडियंस वाला था और उसमें एक युवती की आदिम यिन ऊर्जा की हल्की सी छाप थी। यह ऊर्जा सामान्य शुद्ध यिन ऊर्जा से अलग थी। ये जीवन शक्ति थी जो मानसी के शरीर से जुड़ी थी। सामान्यतः यह ऊर्जा उसके जीवन में पहले संबंध के समय उसके साथी को दी जाती, लेकिन अपने पहले चुंबन से वह थोड़ी सी आदिम यिन ऊर्जा अर्जुन को दे सकती थी। ये जीवन शक्ति ऊर्जा शुद्ध यिन ऊर्जा जितनी शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन यह एक अंतिम पूर्णता का आकाम कर रही थी। यह ऊर्जा धीरे धीरे अर्जुन के डांटियन में इकट्ठी हो गई। उसी क्षण जैसे किसी चमकते हुए लेकिन बेहद दबाव वाले लावे को आज़ादी मिली हो, वैसे ही अर्जुन के युआन फाउंडेशन में उसका शुद्ध यांग दाव सीड आखिरकार बन गया। मानसी का दाव सीड एक चमकते हुए जल क्रिस्टल की तरह था, लेकिन अर्जुन का दाव सीड बिल्कुल अलग था। वह एक जलते हुए दिव्य पत्थर जैसा दिख रहा था। उसमें से लगातार शुद्ध ऊर्जा निकल रही था। बड़ी यह ऊर्जा चारों ओर इकट्ठा होकर एक लाल सुनहरी लॉ फ्लेम का रूप ले रही थी। ये लॉ अब अर्जुन की जीवन की अग्नि लाइफ फ्लेम के साथ हमेशा जलती रहेगी। और उस दिव्य पत्थर के चारों ओर उस शुद्ध लाल सुनहरी ऊर्जा के अंदर बर्फ जैसे छोटे छोटे नीले क्रिस्टल चमक रहे थे। ये बर्फीले क्रिस्टल दिव्य पत्थर पर जड़े हुए थे जैसे सुंदर बर्फ के फूल। ये शुद्ध यिन ऊर्जा का संगठन था। ये महान महारानी हॉट सूत्र कीसा धना से निकले शुद्ध यिन नियमों लॉज और मानसी की आदिम यिन ऊर्जा प्राइमोर्डियल यिन एनर्जी का परिणाम था। बूम! अचानक अर्जुन की ऊर्जा फट पड़ी। एक डरावनी आभा औरत बाहर निकली और एक लंबी चीख के साथ एक गोल्डन क्रो 3 टांगों वाला सुनहरे कौए की छवि अर्जुन के पीछे से निकलकर कक्ष की छत तक जा पहुंची। वहां ये छवि लाल सुनहरे बादलों में बदल गई। इस समय ऐसा लगा कि कक्ष अनंत तक फैल गया हो और अब यह एक ऐसा संसार बन गया था जहां शुद्ध यांग लॉस का शासन था और अर्जुन उस संसार का केंद्र और शासक था। मानसी जानती थी कि यह अर्जुन की युआन फाउंडेशन का बाहरी प्रक्षेपण एक्सटर्नल प्रोजेक्शन था। इसका मतलब था कि अब अर्जुन का युआन फाउंडेशन चरण समाप्त हो चुका था। वह अब दाव सीड क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। दाव सीड क्षेत्र। मानसी ने अर्जुन का हाथ थामा। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं तो उसकी आंखों में 2 जलते हुए सूरज जैसे दिखाई दे रहे थे और उन सूरजों के बीच में एक हल्की बर्फीली नीली फीनिक्स की छवि भी उड़ती हुई दिख रही थी। हालांकि अर्जुन ने शुद्ध यांग लॉस की साधना की थी, लेकिन अत्यधिक यांग से शुद्ध यिन भी जन्म ले सकता है। ये यांग ऊर्जा के नियमों की चरम स्थिति थी। यिन यांग का संतुलन साधने से वह रुकावट दूर होती थी जहां केवल शुद्ध यांग ऊर्जा के कारण विकास नहीं हो पाता था। इसी वजह से अर्जुन की साधना की शोर छोटे आथी इतनी ऊंचाई से हुई कि उसने बाकी कई महान प्रतिभाओं को बहुत पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा अभी अभी अर्जुन और मानसी ने महान महारानी हॉट सूत्र के पहले चरण को पूरी तरह साध लिया था। इतने उच्च स्तर का बड़ी साधना विधि को जल्दी साधने से भविष्य में उन्हें और भी बड़े लाभ मिलने वाले थे। अर्जुन और मानसी का युआन फाउंडेशन और दाव सीड स्तर पर इस महान तकनीक को साधना न केवल उनकी प्रतिभा और अद्भुत शारीरिक बनावट एक्सेलेंट फिजिक के कारण संभव हुआ था, बल्कि इसमें बैंगनी क्रिस्टल की मूल शक्ति का भी बड़ा योगदान था। मानसी, धन्यवाद, अर्जुन ने नर्म आवाज में मानसी से कहा और उसकी ओर देखा। उसे अच्छी तरह पता था कि अपनी ब्रेक थ्रू के दौरान मानसी ने उसके लिए क्या क्या किया था। अगर मानसी मदद नहीं भी करती तो भी अर्जुन दाव सीड क्षेत्र में ब्रेक थ्रू कर सकता था, लेकिन तब जो दाव सीड बनता वह इतना परिपूर्ण नहीं होता। अर्जुन की नज़रों को महसूस कर मानसी घबरा गई। उसे याद आ गया कि उसने उसकी ब्रेक थ्रू में मदद करते समय अपने कपड़े नहीं पहने थे। हालांकि वह शर्मिंदा थी, लेकिन परेशान नहीं थी। उसने अपनी लंबी सुंदर उंगली
यहाँ उठाई और हवा में हल्के से क्लिक किया। तुरंत ही बर्फ के टुकड़े बनने लगे। कुछ ही सेकंड में उन टुकड़ों से एक नीली बर्फ की पर्दा बन गई जो अर्जुन की नज़रों को रोकने लगा। अर्जुन ने खांसते हुए मुंह फेर लिया। अपनी शक्तिशाली धारणा से वह आसानी से उस पर्दे के पार देख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कई बातें बेहतर होती हैं अगर उन्हें प्राकृतिक तरीके से होने दिया जाए। मानसी का शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने अभी तक अपने कपड़े नहीं पहने थे, बस उन्हें उठाया और वहां से चली गई। जाते समय अर्जुन ने उसकी चिकनी, निर्दोष पीठ और लंबी, सीधी टांगों को देखा जो किसी सुंदर सफ़ेद मूर्ति जैसी लग रही थीं। उसके पारदर्शी नग्न पैर धीरे से पानी से भरे एक टब में पड़े। जब उसके परी जैसे पैर पानी में डूबे तो वे ऐसे लगे जैसे मोती किसी पहाड़ी झरने में गिर रहे हों। मानसी का मूड इस समय बहुत अच्छा था क्योंकि अर्जुन ने एक परिपूर्ण दाव सीड बनाया था। उसका ये ब्रेक थ्रू उसके उज्ज्वल भविष्य को तय कर रहा था। मानसी अच्छी तरह जानती थी कि रतनगढ़ दुनिया के किसी भी सम्राट स्तर के योद्धा, चाहे वह चौहान पैट्रियार्क जैसा शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो, जब उन्होंने अपना दाव सीड बनाया था तब भी वे अर्जुन से बहुत कमजोर थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह किसी और की मार्शल आर्ट्स में तरक्की को लेकर इतनी खुश होगी। असल में अर्जुन के साथ बिताए इन कुछ महीनों की युगल साधना का समय उसकी जिंदगी का सबसे खुशहाल समय था। अपने बचपन में मानसी को अपने परिवार के लोगों की बेरुखी और तिरस्कार झेलना पड़ा था। वह एक अमीर लेकिन ठंडे माहौल वाले राठौर परिवार में पली थी, जहां उसे हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ा। वह सब उसने अकेले ही झेला था। उसे अपनी जिंदगी दुखद तो नहीं लगती थी, लेकिन वह खुशी की जिंदगी भी नहीं थी। बाद में जब उसके खास शरीर की विशेषता को पहचान मिली और जब उसकी बंद हुई मेरेडियंस को जोड़ने की संभावना दिखने लगी तो राठौर परिवार का रवैया अचानक बदल गया। उसकी दादी जैसी एल्डर जो सिर्फ फायदा देखती थी, वह भी उसके प्रति बहुत ध्यान देने लगी। लेकिन इस तरह का व्यवहार केवल परिवार की स्वार्थी ठंडक को और उसके अपने अकेलापन को दिखाता था। ये सब तब तक चलता रहा जब तक वह अर्जुन से नहीं मिली। अर्जुन वह इंसान था जिससे वह सच में दिल से जुड़ सकी, जिसने उसे पहली बार असली गर्मजोशी और खुशी का एहसास कराया। इसके अलावा सिर्फ अर्जुन की ताकत ही नहीं बढ़ी थी, बल्कि उसकी खुद की मेरेडियंस की समस्या भी काफ़ी सुधर गई थी। मानसी को साफ महसूस हो रहा था कि अर्जुन के शुद्ध यांग ऊर्जा से उसके शरीर में मौजूद यिन ऊर्जा, जो उसकी जान के लिए खतरा थी, अब कमजोर पड़ गई थी। वह यिन ऊर्जा खत्म तो नहीं हुई थी, लेकिन अब वह शुद्ध यांग ऊर्जा के साथ मिलकर उसके शरीर के लिए फायदेमंद ऊर्जा बनती जा रही थी। ये देखकर मानसी बेहद खुश थी। जिस भाग्य ने मानसी को पूरी जिंदगी दबाकर रखा था, वह अब धीरे धीरे टूट रहा था और इसमें अर्जुन की बहुत बड़ी भूमिका थी। जब भी वह इस बारे में सोचती, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती। वह साफ पानी में झाग बनाकर अपने सफ़ेद, निर्दोष शरीर को धोने लगी। कक्ष के दूसरी ओर अर्जुन को पानी की छींटों की खुशी भरी आवाज़ सुनाई दी। लगभग उसी समय अर्जुन के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। महान महारानी हॉट सूत्र का अभ्यास करने के बाद भले ही वह और मानसी खुद को संयमित रख रहे थे, फिर भी उनके बीच आत्माओं का जो परिपूर्ण मिलन हुआ था वह नशे जैसा था। साधना करते समय अर्जुन की भावनाएं मानसी के प्रति और भी ज्यादा सच्ची हो गई थीं। ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं था, बल्कि आत्मा के स्तर पर एक सच्ची खुशी थी। अब वह दाव सीड स्तर तक पहुंच चुका था। अगर वह अभी भी सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में होता तो उसे ह्यूमन लॉर्ड की उपाधि मिलती और वह एक उच्च पदाधिकारी बन गया होता। वहां पर 30-40 साल की उम्र में ह्यूमन लॉर्ड बनना भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। कभी समय था जब अर्जुन को लगता था कि वह इन शक्तिशाली कुलीन लोगों की बराबरी नहीं कर सकता। उसने तब कसम खाई थी कि वह भी यह मुकाम हासिल करेगा और अब उसने अपना सपना पूरा कर लिया था। इतना ही नहीं, अर्जुन का दाव सीड उन सभी से कहीं ज्यादा परिपूर्ण था। उसकी उम्र अभी केवल 16 साल थी। अर्जुन के लिए दाव सीड उसके लंबी युद्ध कला यात्रा में केवल एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन इसका अर्थ उसके लिए बहुत बड़ा था। जब अर्जुन और मानसी कक्ष में युगल साधना कर रहे थे, ताकत और प्रेम दोनों का आनंद ले रहे थे, उस समय कक्ष के बाहर गॉड एडवेंट टावर के दूसरे स्तरों पर बहुत सारे साधक कठिनाइयों से गुजर रहे थे। शुरुआत में जब गॉड एडवेंट टावर की परीक्षा शुरू हुई थी और नियमों की घोषणा हुई थी, तब सभी साधकों ने सोचा था कि यह परीक्षा लंबी चलेगी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतनी लंबी होगी। गॉड एडवेंट टावर एक खजाना भूमि थी और यहाँ साधना करना साधकों के लिए सपना सच होने जैसा था। चाहे 5 साल भी लगते तब भी वे खुशी से सह लेते। यहाँ मिलने वाली साधना तकनीकें, रहस्यमयी चित्र, गहरे अनुभव और औषधियाँ उनकी शक्ति को बहुत बढ़ा सकती थीं। लेकिन बीच में अचानक सब बदल गया। परीक्षा की सभी बाधाएं कमजोर पड़ गईं और फिर पूरी तरह गायब हो गईं। हर स्तर अब खाली विशाल हॉल बन गए थे। जब साधकों ने इन विशाल खाली हॉलों को देखा तो उन्होंने सोचा कि यह भी किसी तरह की परीक्षा होगी। गॉड एडवेंट टावर हमेशा अजीब बदलाव करता था, इसलिए ये भी उन्हें असंभव नहीं लगा। सभी साधक उम्मीद करने लगे कि शायद उन्हें कोई महान अवसर मिलेगा। उदाहरण के लिए शौर्य चौहान ने हॉल के बीच में ध्यान लगाया, ये सोचकर कि शायद उसे यहाँ किसी दाव सत्य मार्ग का बोध होगा। वहीं संकेत बैनर्जी दीवारों को यहाँ वहाँ खटखटाने लगा, शायद कोई छिपी हुई जादुई सरणी सक्रिय हो जाए। लेकिन अंत में शौर्य चौहान ने बहुत समय तक ध्यान लगाया, यहाँ तक कि ऐसा लगने लगा कि उसके शरीर पर घास उगाएगी, फिर भी उसे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ।
संकेत ने भी पूरे महीने दीवारों को पीटते पीटते अपने हाथों का एहसास खो दिया। फिर भी कोई दरवाज़ा या रहस्य नहीं मिला। संकेत बिल्कुल भ्रमित हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वह किस तरह के पत्थर के कमरे में फंसा हुआ है। लेकिन शौर्य चौहान ने हार नहीं मानी। ध्यान विफल होने पर उसने तलवार निकाली और हॉल में इधर उधर वार करने लगा। उसे लगा कि शायद यहाँ उसकी आक्रमण शक्ति का परीक्षण हो रहा है। अगर उसकी आक्रमण शक्ति किसी स्तर तक पहुंच गई तो कोई छुपा दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन महीनों की कोशिश के बाद भी उसकी तलवार एक खरोंच तक नहीं छोड़ पाए। उसकी युवान ऊर्जा भी कई बार खत्म हो गई थी। फिर भी शौर्य चौहान ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। वह जितने भी तरीके जानता था, तलवार तकनीकें, हौत सूत्र, पहली मंजिल पर मिली समझ, प्राचीन तकनीकें, साधना ज्ञान सब आजमाए। फिर भी हर बार उसे केवल असफलता ही मिली। इस तरह उसने गॉड एडवेंट टावर की तीसरी मंजिल पर आधा साल बर्बाद कर दिया। इस लंबे समय में शौर्य चौहान बस एक खाली कमरे का ही सामना कर रहा था। उसने हर तरह की कोशिश की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। सोच सकते हैं कि किसी इंसान पर यह कैसी मानसिक यातना और झटका होगा। शौर्य चौहान लगभग पागल हो गया था। अब उसे भी महसूस होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है, खासकर जब उसने ये देखा कि सिर्फ तीसरी मंजिल ही नहीं बल्कि गॉड एडवेंट टावर की पहली और दूसरी मंजिलें भी अब खाली कमरे बन चुकी थीं। लगता था कि रहस्यमय क्षेत्र की परीक्षा में कोई समस्या आ गई थी। फिर भी शौर्य चौहान गॉड एडवेंट टावर में ही रुका रहा। इसका कारण यह नहीं था कि वह बहुत मजबूत इच्छाशक्ति वाला था, बल्कि इसलिए कि वह बाहर निकल ही नहीं सकता था। जब से प्रतिबंधों की शक्ति कमजोर हुई थी तभी से गॉड एडवेंट टावर पूरी तरह सील हो गया था। अब कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। ये वही समय था जो सफ़ेद कपड़े पहनी महिला ने परीक्षा के लिए तय किया था। उस समय वह महिला मानसी पर बहुत ध्यान दे रही थी और देख रही थी कि क्या मानसी महान महारानी की विरासत को संभालने के योग्य है या नहीं। बाद में जो घटनाएं हुईं उनके कारण वह महिला गहरी नींद में चली गई था। वह बस गॉड एडवेंट टावर के खुलने का समय निर्धारित कर सकी थी। उसके बाद सब कुछ मानसी और अर्जुन पर निर्भर था। असल में योद्धाओं के लिए आधा साल कोई बहुत लंबा समय नहीं होता। साधारण साधना में भी इतना समय लग जाता है। लेकिन असली समस्या थी कि वे गॉड एडवेंट टावर के अंदर फंसे थे। अब उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र की सरणी खराब तो नहीं हो गई या ऊर्जा खत्म तो नहीं हो गई। अगर ऐसा हुआ तो क्या वे हमेशा के लिए गॉड एडवेंट टावर में फंस जाएंगे। लेकिन उनकी चिंताएं गलत साबित हुईं। उसी दिन सफ़ेद कपड़े वाली महिला द्वारा तय किया गया समय आ पहुंचा। गॉड एडवेंट टावर अचानक कांपने लगा और फिर हर साधक के सामने एक रोशनी का द्वार प्रकट हुआ। सभी चौंक गए। फिर तुरंत उनके दिलों में आशा की किरण जगी। जब उन्होंने रोशनी के द्वार से गुजरने की कोशिश की तो पाया कि वे वापस काले पत्थर के चौक पर आ गए हैं। सभी खुशी से भर गए। आखिरकार वे बाहर निकल आए थे। आधे साल तक फंसे रहने के बाद न सिर्फ प्रतिबंध खत्म हो चुके थे बल्कि गॉड एडवेंट टावर के अंदर की स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा भी बाहर के मुकाबले बहुत कमजोर हो गई थी। इससे उनकी साधना की गति बहुत धीमी हो गई थी। हम आखिर बाहर आ गए। आखिर हुआ क्या था? शौर्य चौहान बहुत बेचैन था। उसने तो इसे एक बड़ा अवसर समझा था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर उसे लगा कि छोटी ही भले ही उसने गॉड एडवेंट टावर की पहली और दूसरी मंजिल पर बहुत तरक्की की थी, तीसरी मंजिल पर आधा साल बर्बाद हो गया था जहां उसने कुछ खास हासिल नहीं किया। अगर पूरे समय को जोड़कर देखा जाए तो उसकी साधना पर प्रगति बाहर की तुलना में कोई ज्यादा तेज नहीं थी। कई साधक अपने अनुभवों के बारे में चर्चा करने लगे। उनकी कहानी भी शौर्य चौहान जैसी ही थी। इससे शौर्य चौहान और भी पक्का मानने लगा कि महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। शायद ऊर्जा खत्म हो गई या सरणी खराब हो गई। आखिर महान महारानी ने यह रहस्यमय क्षेत्र बहुत पहले बनाया था और वह भी एक इंसान थी, कोई भगवान नहीं। फिर भी उन्होंने जो कुछ किया वह अपने आप में अद्भुत है। शौर्य चौहान ने जब ये कहा तो कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही लोग बातें कर रहे थे शौर्य चौहान को अचानक कुछ याद आया। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे अर्जू न और मानसी कहीं नहीं दिखे। ये छोटा कमीना अभी तक बाहर नहीं आया। क्या परीक्षाएं खत्म हो गईं? फिर हम महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के खजाने और विरासत को पाने के लिए तहखाने में कैसे जाएंगे? जब कैद से रिहा हुए तो कई साधक अपनी मौत तक बंदी बनाए जाने से बचने की खुशी नहीं मना रहे थे बल्कि इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि वे खजाना पाने में असफल हो गए। वे जानबूझकर इस बात को नज़रअंदाज कर रहे थे कि भले ही परीक्षाएं चलती रहतीं, फिर भी उनमें महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र द्वारा स्वीकारे जाने की योग्यता नहीं थी। अब खजाना और विरासत का उन लोगों से कोई संबंध नहीं था। क्या अफसोस की बात है। एक व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए गहरी सांस ली और नाराजगी जताई, जैसे वह सोचता हो कि अगर परीक्षाएं जारी रहती तो वह महान महारानी का उत्तराधिकारी बन जाता। रतनगढ़ दुनिया के ये प्रतिभाशाली साधक हमेशा से ही घमंडी रहे थे। वे अपनी असफलता को स्वीकार नहीं कर सकते थे, इसलिए परीक्षाओं के खत्म होने को उन्होंने एक बहाना बना लिया। खजाने के साथ कोई भाग्य नहीं। शौर्य चौहान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वह पहले से ही 30 मिनट इंतजार कर चुका था, लेकिन अर्जुन और मानसी अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। वे लोग कहाँ हैं? शौर्य चौहान ने हल्की सी भौहें चढ़ाई। न सिर्फ अर्जुन और मानसी गायब थे बल्कि वे दो रहस्यमयी लोग भी जिनकी अजीब सी आभा थी और जो भूरे वस्त्रों में थे, वे भी कहीं नहीं थे।
साथ ही वह सांवला युवक भी गायब था। काफी लोग अब नहीं दिखाई दे रहे थे। शौर्य चौहान के आसपास खड़े चापलूसों ने भी इसे नोटिस किया। उनमें से एक जोर जोर से हंस पड़ा, हा हा हा। इतने ऊपर चढ़ने के बाद कौन जानता है कि शायद टॉवर के ऊंचे स्तर उनके लिए बहुत कठिन थे। वह मूर्ख अर्जुन शायद परीक्षाओं के दौरान बाहर हो गया हो या मर भी गया हो। उस चापलूस के बोल खत्म भी नहीं हुए थे कि शौर्य चौहान ने उसे गुस्से से घूरा। वह तुरंत चुप हो गया। चुप हो जाओ, शौर्य चौहान ने चिढ़ते हुए कहा। उसने उसे धक्का दिया और सीधे काले पत्थर के चौक के बीच में चला गया। वहां पर वह काला पत्थर का स्तंभ था जो प्रतिभा का मूल्यांकन करता था। उसने उस पर एक नज़र डाली। उसका नाम अब भी पत्थर के स्तंभ पर लिखा था और उसके पीछे नाइट शब्द अंकित था, जबकि अर्जुन और मानसी के नामों के पीछे क्रमशः ग्रैंडमास्टर और आत्मा सोल शब्द थे। इतने लंबे समय तक गॉड एडवेंट टॉवर में रहने के बावजूद साधकों की रैंक में कोई बदलाव नहीं आया था। इसके अलावा काले पत्थर के स्तंभ की चमक भी फीकी पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से ऊर्जा खत्म हो गई हो। शौर्य चौहान ने सोचा था कि बाहर आने के बाद पत्थर का स्तंभ उन्हें फिर से मूल्यांकन करेगा और नई रैंक देगा, जिससे उनके परीक्षण के परिणाम तय होंगे। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो रहा था। उनके साधना गति के परीक्षण का अब कोई मतलब नहीं था। महान महारानी की परीक्षाएं सच में खत्म हो गई थीं। क्या बेकार की बात है। गॉड एडवेंट टॉवर के दूसरे स्तर पर मेरी ताकत बहुत बढ़ गई थी। अगर परीक्षाएं बीच में ना रुकी होती तो तीसरे स्तर पर जाकर मुझे और भी ज्यादा अवसर मिलते। अगर फिर से मूल्यांकन होता तो मेरा परिणाम बहुत अच्छा होता। शौर्य चौहान बड़बड़ाया। हालांकि वह अपने आप पर विश्वास करता था, लेकिन मानसी और अर्जुन की तुलना में उसे खुद पर पूरा भरोसा नहीं था। इसी समय उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ। अर्जुन और मानसी के गायब होने से शौर्य चौहान को शक हुआ कि शायद वे दोनों महान महारानी के तहखाने में चले गए हैं। शायद उन्होंने परीक्षण समाप्त होने से पहले ही खजाना और विरासत हासिल कर ली है, इसलिए वे बाहर नहीं आए हैं। क्या ये भी संभव था कि महान महारानी की परीक्षाएं इसलिए बंद हो गई थी क्योंकि उन दोनों को महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की स्वीकृति मिल गई थी और चूंकि उत्तराधिकारी चुन लिया गया था, इसलिए परीक्षाओं को आगे जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि शौर्य चौहान को मानना पड़ा कि उन दोनों की प्रतिभा उससे बेहतर थी, लेकिन वह इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता था कि वे इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुके थे कि प्राचीन महान महारानी की मान्यता प्राप्त कर सकें। लेकिन सच का पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। मानसी और अर्जुन के बाहर न आने के पीछे जरूर कोई वजह थी। शौर्य चौहान इतना भोला नहीं था कि वह ये माने कि वे मर चुके हैं। सबसे ज्यादा संभावना थी कि वे किसी खजाने वाली जगह में पहुंच गए हों। ऐसा सोचते ही शौर्य चौहान की आंखें जलन और ईर्ष्या से लाल हो गईं। वे सब पत्थर के कमरों में आधे साल तक बंद रहे और कुछ भी नहीं कर सके, लेकिन वह दोनों पापी जोड़ी ने स्वर्गीय लाभ प्राप्त कर लिए। मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा और किसी भी तरह उनसे वह सब छीनना होगा। शौर्य चौहान गुस्से से भरा हुआ था और उसने जोर से काले पत्थर के स्तंभ पर मुक्का मारा। पेंगे एक धमाके के साथ उसकी ऊर्जा फूटी, लेकिन पत्थर के स्तंभ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह अब साधारण पत्थर की तरह था। इसी समय टॉवर के 5वें स्तर के कमरे में अर्जुन इस पूरी घटना को देख सकता था। जब से अर्जुन ने एजोर यांग टोकन को शुद्ध किया था, उसे गॉड एडवेंट टॉवर पर आंशिक नियंत्रण मिल गया था। वह आसानी से टॉवर के 5वें स्तर में जा सकता था और कुछ अवरोधों रोक लगाने वाले जादू को नियंत्रित कर सकता था। हालांकि अब ये अवरोध ऊर्जा खत्म हो जाने के कारण बेअसर हो चुके थे। शौर्य चौहान और बाकी बाहर आ चुके हैं। कुछ महीने हो चुके थे जब से अर्जुन और मानसी ने महान महारानी हॉटसूत्र के पहले चरण में पूरी तरह महारत हासिल कर ली थी। उन दोनों ने इस समय का उपयोग महान महारानी हॉटसूत्र के दूसरे चरण का अभ्यास करने के लिए किया। अर्जुन ने साथ ही अपने युवान आधार में लॉस के बीज को भी मजबूत किया। अब वह दृढ़ता से दाव सीप क्षेत्र के शुरुआती चरण में प्रवेश कर चुका था। चाहे अर्जुन हो या मानसी, दोनों की ताकत में जबरदस्त उछाल आया था। ओह! ध्यान में बैठी हुई मानसी ने अपनी आंखें खोली और कहा, परीक्षा खत्म हो रही है। शायद 1-2 महीने और लगेंगे। अभी तो बस टॉवर की परीक्षाएं समाप्त हो रही हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो टॉवर के परीक्षण खत्म होने के बाद सीनियर आइटम स्पिरिट ने हमारे लिए और भी परीक्षण तैयार किए हो आगे, लेकिन चूंकि सीनियर गहरी नींद में है, इसलिए परीक्षाएं आगे नहीं बढ़ सकती। अब ये लोग बस समय खत्म होने का इंतजार कर सकते हैं और फिर उन्हें अपने आप बाहर भेज दिया जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? मान सी ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए धीरे से पूछा। एजोर यांग टोकन के साथ हम इस जगह से कभी भी बाहर जा सकते हैं, इसलिए हमें कोई जल्दी नहीं है। हमारे पास महान महारानी हॉटसूत्र में और सुधार करने का मौका है। हम कुछ समय के लिए इस कमरे में रहकर साधना कर सकते हैं। हमारी ताकत बढ़ने के बाद हम किसी भी परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे। और मैं सच में ये भी जानना चाहता हूं कि गॉड एडवेंट टॉवर की 6ठी मंजिल पर क्या है। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र ने 6 उपाधियां दी थीं, नाइट, ग्रैंड मास्टर, आत्मा, ऋषि, शूरा और पवित्र देवता। ये 6 उपाधियां टॉवर की 6 मंजिलों से जुड़ी थीं। अब वे दोनों पहले ही 5वीं मंजिल पर पहुंच चुके थे। यहाँ उन्हें महान महारानी हॉटसूत्र मिला था, जो साफ तौर पर महान महारानी और एजोर यांग लॉर्ड की मुख्य विरासत थी। सन शूटिंग 9 डेथ सधनुष भी शायद महान महारानी के खजाने का हिस्सा था।
महान महारानी हॉटसूट का साधना कक्ष और प्राचीन महान सम्राज्ञी का निवास भी इसी 5वीं मंजिल पर था। ये सोचकर अर्जुन को जिज्ञासा हुई कि अगर सारी मुख्य चीजें 5वीं मंजिल पर थीं, तो फिर 6ठी मंजिल पर क्या होगा? क्या वो खाली होगी? 6ठी मंजिल, क्या हम वहां जा सकते हैं? मुझे नहीं पता, अर्जुन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और अपने हाथ में पकड़े एजियोर यांग टोकन को देखा। उसने अपनी चेतना उस छोटे से टोकन में डाली थी और वहां से गॉड एडवेंट टॉवर के एक बड़े क्षेत्र का एहसास किया था। अर्जुन ने महसूस किया कि वह उन क्षेत्रों के कुछ अवरोधों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वह वहां जा पाएगा या वहां जाकर क्या होगा। उसने तय किया कि वह रहस्यमय क्षेत्र छोड़ने से पहले सब कुछ अच्छे से जांच लेगा। जैसे ही अर्जुन ये सोच रहा था, अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। ओह! मानसी ने अर्जुन के चेहरे के बदलते हावभाव को देखकर अपनी अंगूठी को छूते हुए पूछा। क्या हुआ? अर्जुन का चेहरा गहरा हो गया। लगता है अब हम साधना जारी नहीं रख पाएंगे, पर शायद ये अच्छा ही है। गॉड एडवेंट टॉवर के बाहर शौर्य चौहान ऊपर देख रहा था। उसने काले पत्थर के स्तंभ को घूरते हुए हल्के से आह भरा। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। उसके कुछ साथी पहले ही उसके गुस्से का शिकार बन चुके थे, इसलिए अब कोई भी उससे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे सभी समझ सकते थे कि उनका बॉस बहुत बुरे मूड में था। बाकी गुटों के लोग भी बस यूं ही खड़े थे। महान महारानी की परीक्षा अब खत्म हो चुकी थी, इसलिए वे भी बस समय बिताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। शौर्य चौहान क्या करना चाहता था या क्या सोच रहा था, कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई भी उससे ताकत में मुकाबला नहीं कर सकता था। समय बीतता गया और शौर्य चौहान चुपचाप पत्थर के स्तंभ के सामने खड़ा रहा। वह महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में हो रहे बदलावों को महसूस कर रहा था। महान महारानी की परीक्षा अब खत्म हो चुकी थी। वहां की सरनी जो ऊर्जा पर टिकी थी, अब बंद हो गई थी। तो क्या अब वहां के नियम भी खत्म हो चुके थे? क्या इसका मतलब था कि बहुत सारे नियम अब लागू नहीं थे? जैसे ही शौर्य चौहान ने अपनी चेतना से ध्यान से जांच की, उसने पाया कि अब उसके शरीर पर एक दबाव कम हो गया था। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में सबसे बड़ा दबाव यह था कि वहां एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते थे, और अब ऊर्जा खत्म होने के साथ वह नियम भी खत्म हो गया था। ये जानकर शौर्य चौहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर अब वह रोक हट गई थी, तो क्या वह अपनी ताकत से जो चाहे कर सकता था? उसकी पीठ सभी साधकों की तरफ थी, लेकिन उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई थी। यह परखने लायक था। उसकी चेतना तेजी से पीछे दौड़ी और सभी साधकों पर गई। वे सभी अभी भी आपस में बातें कर रहे थे या ध्यान कर रहे थे। किसी को भी शौर्य चौहान के इरादों का पता नहीं था। बिना किसी चेतावनी के शौर्य चौहान अचानक मुड़ा और एक हथेली का वार किया। बूम! तेज धमाके के साथ उसकी ऊर्जा फूटी। उसकी हथेली से निकली ताकत एक तूफान की तरह आगे बढ़ी, और उसका निशाना था राठौर परिवार का वरुण राठौर। क्या ध्यान में बैठे वरुण ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, लेकिन तब तक हथेली की तेज हवा उसके सामने आ चुकी थी। अब बचने का कोई मौका नहीं था। अचानक हुए हमले से वरुण कुछ सोच नहीं पाया, लेकिन राठौर परिवार के एक श्रेष्ठ योद्धा होने के नाते उसने तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसने अपनी हथेलियां आगे कर दी और पीछे हटने लगा। पेंग! 3 फीट दूर ही उसकी ऊर्जा फट गई। वरुण ने अपने हाथ में तेज दर्द महसूस किया। कुछ हड्डियां टूट गईं। वह एक जोरदार आवाज के साथ पीछे गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकल पड़ा। वरुण राठौर परिवार के अन्य शिष्य जो पास ही थे, तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े। राठौर परिवार के शिष्यों को छोड़ भी दें, तो बाकी सभी साधक भी इस अचानक हुए हमले से हैरान रह गए। यह क्या हो रहा था? शौर्य चौहान, तुम! मीरा राठौर गुस्से से शौर्य चौहान को देखने लगी। इस समय शौर्य चौहान ने आराम से अपना सिर झुकाया और उस हथेली को देखा जिससे उसने हमला किया था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मेरी सोच सही थी। रहस्यमय क्षेत्र के नियम सुरक्षा तंत्र के खत्म होने के साथ ही गायब हो गए हैं। क्या अफसोस की बात है। पता नहीं वो छोटा कमीना अर्जुन और मानसी राठौर कब बाहर आएंगे। अगर वे खजाने के कक्ष में चले गए हैं तो मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर वे बाहर आए तो मैं बदला लेने का मौका नहीं छोड़ूंगा। मैं उनकी मार्शल आर्ट्स की ताकत बर्बाद कर दूंगा और जो मौके उन्होंने खजाने में पाए हैं उन्हें छीन लूंगा। शौर्य चौहान ने धीरे धीरे अपनी हथेली को मुट्ठी में बदला, जिससे उसके पोरों से आवाज आई। जब से वह महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में आया था, वह नियमों द्वारा दबा हुआ था, लेकिन अब वह अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकता था। वह मुस्कुराया और राठौर परिवार के बाकी योद्धाओं की ओर देखने लगा। पहले ही राठौर परिवार के कई योद्धा बाहर हो चुके थे। अर्जुन और मानसी को छोड़कर अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। इनमें मीरा राठौर और लिन आरव राठौर भी थे, जो अर्जुन के साथ आए थे। बाकी 2 थे कुणाल मौर्य और वरुण राठौर। मैं कहता हूँ, तुम सब ने गॉड एडवेंट टावर में क्या क्या मौके पाए? शौर्य चौहान मुस्कुराते हुए उनके पास आया। मीरा, कुणाल और आरव तुरंत अपनी अंगूठी को छूने लगे। घायल वरुण भी अपनी ऊर्जा इकट्ठा कर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और सतर्क था। पहले रहस्यमय क्षेत्र के नियमों की सुरक्षा से वे शौर्य चौहान से डर नहीं रहे थे, लेकिन अब उसके हमले ने दिखा दिया कि वह सुरक्षा खत्म हो चुकी है। ये सब राठौर परिवार के योद्धा समझदार थे। उन्होंने तुरंत स्थिति समझ ली। सब बहुत तनाव में आ गए। बहुत संभव था कि महान महारानी के सुरक्षा नियम तंत्र की ऊर्जा के खत्म होते ही गायब हो गए थे। ये बहुत बुरी खबर थी। उन सब में से कोई भी शौर्य चौहान का मुकाबला नहीं कर सकता था।
जो भी मौके तुमने पाए हैं सब मुझे दे दो, मैं जांच करूंगा कि वे कितने अच्छे हैं। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में जो भी थोड़ा बहुत मौका मिलता वह भी बहुत कीमती होता था। शौर्य चौहान ने साफ कर दिया था कि वह सब कुछ लूटने और मारने आया है। अब जब चौहान परिवार और राठौर परिवार के बीच रिश्ते पूरी तरह खराब हो चुके थे तो अगर वह उन्हें मार भी देता तो उसे फर्क नहीं पड़ता। चूंकि वह अर्जुन या मानसी को मार नहीं सकता था, इसलिए राठौर परिवार के दूसरे शिष्यों पर हमला करके भी वह अपना गुस्सा निकाल सकता था। वैसे भी वह सिर्फ राठौर परिवार पर ही हमला कर सकता था। बाकी गुटों पर हमला करने से शौर्य चौहान डर रहा था कि वे सब मिलकर उसके खिलाफ हो जाएंगे। राठौर परिवार के चारों शिष्यों ने एक बैटल फॉर्मेशन बनाया, लेकिन उन सभी में सबसे बड़ा भी केवल 23 साल का था। उसकी ताकत का स्तर भी शौर्य चौहान से नीचे था, इसलिए वे शौर्य चौहान का मुकाबला नहीं कर सकते थे। शौर्य चौहान रतनगढ़ दुनिया की युवा पीढ़ी में सबसे शानदार लोगों में से एक था। वह धीरे धीरे साधना करता था, जिससे उसकी नींव बहुत मजबूत थी। इसी वजह से वह अपने से ऊंचे स्तर वालों को भी लड़ाई में हरा सकता था। उसकी उम्र के कोई भी लोग उससे तुलना नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी शिष्य दाव सीट स्तर के शीर्ष पर भी होता तब भी वे शौर्य चौहान का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अपनी ताकत को ज्यादा मत समझो। शौर्य चौहान ने ठंडी हंसी के साथ अपनी तलवार खींची। जब से अर्जुन ने उसकी साथी तलवार छीन ली थी, हर बार तलवार निकालते समय उसे राठौर परिवार द्वारा मिले अपमान की याद आती थी। इससे उसके मन में बहुत गहरा गुस्सा भर गया था और अब उस गुस्से को निकालने का समय आ गया था। हाँ, बड़े भाई शौर्य, क्यों ना हम इन छोटे मोटे लोगों को निपटा दें, चौहान परिवार के दूसरे शिष्य बोले। लेकिन शौर्य चौहान ने हाथ हिलाकर कहा, मैं अकेला ही काफी हूं। तो क्या तुम लोग अब अपने खजाने मुझे दे रहे हो, या पहले मैं तुम लोगों को मारूं फिर तुम्हारी अंगूठी से मानसिक निशान मिटाकर सब कुछ खुद निकालूं। शौर्य चौहान को अपनी ताकत के दम पर दूसरों को डराने में मजा आ रहा था। वहां मौजूद सब लोगों में उसकी ताकत सबसे ज्यादा थी और गॉड एडवेंट टावर में जाने से पहले ही चौहान परिवार ने बाकी गुटों से समझौता कर लिया था कि वे मिलकर राठौर परिवार पर हमला करेंगे। अब क्या करें, शायद हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। चारों में से वरुण राठौर ने युआनची के जरिए बाकी साथियों को संदेश भेजा। अब तो बस जान पर खेल कर लड़ना ही पड़ेगा। मीरा राठौर ने ठंडी आवाज में कहा, अगर हमने अपने खजाने भी दे दिए तब भी वह हमें नहीं छोड़ेगा। वह पहले से ही हमें मारने का फैसला कर चुका है। मीरा ने शौर्य चौहान की आंखों में साफ हत्या की मंशा देख ली थी। शौर्य चौहान जोर से हंसा, छोटी सुंदर लड़की, तुम तो बड़ी समझदार निकली। तुम ताकतवर भी हो और सुंदर भी। तुम्हें मारना तो बहुत अफसोस की बात होगी। असल में मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। मेरे पास एक युगल साधना तकनीक है जिसमें एक प्रतिभाशाली युवती की जरूरत होती है। लगता है तुम अभी तक कुंवारी हो, क्यों ना मैं तुम्हें एक मौका दूं। मेरे सामने सिर झुकाकर कसम खाओ कि तुम मेरी सेक्स स्लेव बनोगी तो मैं तुम्हारी जान छोड़ सकता हूँ। थू, मीरा ने थूकते हुए कहा, किसी दूसरी गिरी हुई लड़की के साथ यह साधना कर। एक गर्वीली लड़की जैसे मीरा किसी और की दासी कैसे बन सकती थी? उसके लिए तो मरना ज्यादा अच्छा था, और शौर्य चौहान भी यह अच्छी तरह जानता था। उसने ये घटिया बातें जानबूझकर की थी ताकि मीरा का अपमान कर सके और राठौर परिवार के गौरव को रौंद सके। ये सब इसलिए था क्योंकि अर्जुन और राठौर कुलमाता की वजह से शौर्य चौहान के दिल में राठौर परिवार के प्रति गहरा गुस्सा भर गया था। इज्जत से मना करने के बजाय अब सजा भुगतने का समय आ गया है। शौर्य चौहान की आंखों में हत्या करने की इच्छा दिखने लगी। उसने अपनी युवान ऊर्जा को चलाया और तलवार से वार करने ही वाला था, लेकिन तभी वह अचानक रुक गया। हाँ, शौर्य चौहान ने चौंक कर पास के खाली आकाश की ओर देखा। वहां अचानक 10 से ज्यादा सुनहरे प्रकाश बिंदु दिखाई दिए। वे घूमते हुए जल्दी से बड़े हो गए। उन प्रकाश बिंदुओं के बीच में एक रोशनी का दरवाजा बन गया। उस रोशनी के दरवाजे से एक युवक और एक युवती धीरे धीरे बाहर आए। युवती ने सफेद पोशाक पहन रखी थी। उसकी सुंदरता चांद जैसी थी और उसमें एक अलग ही शांति और भव्यता थी। युवक की भौहें तलवार जैसी तीखी थीं और उसकी आंखें तारों जैसी चमक रही थीं। उसका चेहरा किसी कुल्हाड़ बड़ी ई से तराशा हुआ लग रहा था और वह नीली लंबी पोशाक पहने हुए था। वह एक विद्वान जैसा दिखता था, लेकिन उसके हाथ में एक धनुष था। धनुष सुनहरे रंग का था, जिस पर कई खून जैसे लाल निशान थे। धनुष के दोनों सिरों पर 2 ड्रैगन खुदे हुए थे और हर ड्रैगन की पीठ पर एक तेज ब्लेड था। पहली नज़र में ही कोई भी समझ सकता था कि यह साधारण धनुष नहीं बल्कि एक दिव्य धनुष था। इस धनुष ने उस शांत युवक को और भी भयावह बना दिया था। अर्जुन, मानसी। जब शौर्य चौहान ने उन दोनों को देखा तो वह एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर अचानक बहुत खुश हो गया। ये दोनों बिल्कुल सही समय पर सामने आए थे। वह पहले गुस्से में था कि इन्हें ढूंढ नहीं पा रहा, लेकिन अब तो खुद उसके पास आ गए थे। हा 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 हा, शौर्य चौहान जोर जोर से हंसा। वह बेहद उत्साहित हो गया। अर्जुन के प्रति उसका गुस्सा अब उसके दिल में एक ऐसी गांठ बन चुका था जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। वह हर दिन रात बदला लेने के बारे में सोचता था, लेकिन अब तक वह कुछ कर नहीं पाया था क्योंकि अर्जुन को राठौर परिवार का संरक्षण मिला हुआ था। जो बात शौर्य चौहान को और भी ज्यादा चुभ रही थी वह ये थी कि एक साधारण गरीब लड़के अर्जुन की प्रतिभा उससे भी बेहतर निकली थी। शौर्य चौहान बेहद घमंडी था, इसलिए वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था।
लेकिन सामने के हालात देखकर उसे लग रहा था कि अगर अर्जुन कुछ दशक और साधना कर लेता तो वह उसे कभी हरा नहीं पाता। लेकिन अब हालात बदलने का मौका खुद उसके सामने था। जहां तक मानसी की बात थी, वह तो शौर्य चौहान के दिल का जख्म थी। वह उसे अपनी होने वाली पत्नी मान चुका था, लेकिन वह उसके हाथ से निकल गई थी। अर्जुन, बड़ी बहन मानसी, तुम लोग अभी क्यों आए? मीरा और बाकी शिष्यों ने जब अर्जुन और मानसी को देखा तो वे चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि शायद उनका परीक्षण अभी पूरा हुआ था और वे अब बाहर आए हैं। उनका इस समय आना ऐसे था जैसे भेड़ खुद शेर के सामने चली जाए। महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र के सुरक्षा नियम अब काम नहीं कर रहे। आरव राठौर ने चुपके से युवांशी के जरिए मानसी को चेतावनी दी। शौर्य चौहान ने भी उनकी बातचीत का अंदाजा लगा लिया था। अब चेतावनी देना भी बेकार था। जन्नत छोड़कर नरक में आ गए शौर्य चौहान ने अब मीरा और बाकी शिष्यों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। वह सीधे अर्जुन और मानसी की ओर बढ़ने लगा। वह अभी भी मानसी के प्रति थोड़ी इज्जत रखता था, लेकिन अर्जुन को वह बिल्कुल तुच्छ समझता था। उसके लिए अर्जुन बस एक गरीब आधी उम्र का साधारण लड़का था। बाकी गुटों के साधक ईर्ष्या से उन्हें देख रहे थे। अर्जुन और मानसी को पहले ही सबसे प्रतिभाशाली माना गया था। अब तक बाहर न आने का मतलब था कि उन्हें भीतर से कुछ अतिरिक्त खजाने मिले होंगे। लेकिन अब तो साफ दिख रहा था कि ये सारी चीजें शौर्य चौहान अकेले हड़प लेगा। अर्जुन सामने आते शौर्य चौहान को देखकर सतर्क हो गया। उसे पता चल गया था कि अब नियम काम नहीं कर रहे थे, इसलिए जब आरव राठौर, मीरा राठौर और बाकी लोगों की जान खतरे में थी तब उसके पास जल्दी से कक्ष से बाहर निकलने के अलावा कोई चारा नहीं था। असल में अभी अर्जुन और मानसी के बाहर निकलने का सही समय नहीं था। उनकी ताकत में अभी और भी बढ़ोतरी हो सकती थी, लेकिन अब जब वे बाहर आ गए थे तो उन्हें बहुत जटिल हालातों का सामना करना पड़ रहा था। शौर्य चौहान जैसे जानलेवा दुश्मन के अलावा बाकी लगभग 90% योद्धा भी उनके दुश्मन थे। जब अर्जुन और मानसी बाहर आए तो बहुत से लोगों को शक हुआ कि उनके पास कोई बेशकीमती खजाना है, और अगर यह चलता रहा तो क्या होगा कोई नहीं जानता था। अब उनके पास बस एक ही सहारा था, अपनी ताकत का डर दिखाना। अर्जुन ने सन शूटिंग 9 डेथ धनुष को कसकर पकड़ा, एक छोटा सा कदम पीछे लिया और उसके हाथ में एक पवन पीछा तीर आ गया। ये देखकर शौर्य चौहान हंस पड़ा। साफ था कि वह अर्जुन का मजाक उड़ा रहा था कि वह खुद को जरूरत से ज्यादा समझ रहा है। लेकिन तभी शौर्य चौहान अचानक थोड़ा चौंक गया। उसका स्तर अर्जुन से कहीं ऊंचा था, इसलिए वह अर्जुन की ताकत को साफ पढ़ सकता था। उसे हैरानी हुई कि अर्जुन ने दाव सीड बना लिया था। दाव सीड सिर्फ 1 साल से भी कम वक्त पहले यह मध्य युवान स्तर के अंतिम चरण पर था, और अब दाव बीज बना लिया है। यह एक अविश्वसनीय छलांग थी, 10 महीनों में इस स्तर तक पहुंचना। वहां मौजूद किसी और योद्धा ने ऐसा नहीं किया था। तुरंत ही सभी लोग हैरानी से अर्जुन को देखने लगे। इतने कम समय में इतनी तेजी से ताकत बढ़ने का एक ही कारण हो सकता था, किसी ने उसे कोई दिव्य औषधि खिला दी थी। किसी को भी यह नहीं लगा कि यह किसी अद्भुत साधना तकनीक का असर है, क्योंकि साधना तकनीक से इतनी तेजी से ताकत नहीं बढ़ती, और अगर कोई तकनीक बहुत ज्यादा अद्भुत होती तो उसे सीखना भी बहुत मुश्किल होता। इतने कम समय में अर्जुन जैसे एक मध्य युवान स्तर के योद्धा के लिए किसी शक्तिशाली तकनीक को पूरी तरह से सीखना असंभव था। इसलिए लोगों ने यह मान लिया कि अर्जुन ने कोई स्वर्गीय खजाना खा लिया है। लेकिन इतनी तेजी से बड़ी ताकत का एक नुकसान भी था, उसका आधार फाउंडेशन कमजोर हो सकता था। ऐसे योद्धा भविष्य में बाधाओं का सामना करते हैं और समान स्तर के अन्य योद्धाओं से कमजोर होते हैं। असल में दिव्य औषधि खाने के बाद सही तरीका यह होता कि कोई जल्दबाजी में स्तर न बढ़ाए, बल्कि धीरे धीरे ऊर्जा को साधे, युद्ध का अभ्यास करे और धीरे धीरे ताकत बढ़ाए। क्या बर्बादी है! कई लोग अर्जुन से जल रहे थे, लेकिन साथ ही उसे लेकर दुखी भी थे। ऐसा अनमोल खजाना इस मूर्ख ने बर्बाद कर दिया था, जैसे स्वर्ग का धन बर्बाद हो गया हो। चाहे तुम्हें जितनी भी मदद मिली हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। शौर्य चौहान ने गहरी नजर से अर्जुन को देखा। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र ने भी ऐसे मूर्ख को अवसर दे दिया। लेकिन कोई बात नहीं, भले ही तुमने दवा खा ली हो, अगर मैं तुम्हारे खून से औषधि बनाऊं तो अभी भी औषधीय तत्व निकाले जा सकते हैं। और रही बात तुम्हारी मानसी की, शौर्य चौहान ने मानसी की ओर देखा और उसकी आंखों में एक गंदी चमक आ गई। फिर उसने अपनी बात अर्जुन और मानसी के कानों में ऊर्जा संचार से कही, मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा कि तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी सारी साधना मिटा दूंगा और तुम्हें एक से एक गुलाम बना दूंगा। फिर तुम्हारे प्राचीन यिन को चूसकर खत्म कर दूंगा। शौर्य चौहान की बातों से अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। खून से औषधि बनाना! अर्जुन ये कैसे भूल सकता था कि पहली बार जब वह शौर्य चौहान से मिला था तब उसने उसकी बहन आरती की पहचान देखकर सबसे पहले उसके खून से उजाड़ जाती रक्त की गोली बनाने की बात की थी, और अब वह उसे भी औषधि बनाने के लिए मारना चाहता था और मानसी पर भी गंदी नजर रखता था। अर्जुन और शौर्य चौहान के बीच अब कोई समझौता नहीं हो सकता था। दोनों के बीच अब बस मौत की लड़ाई थी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। शौर्य चौहान अचानक हवा में उछला। उसके शरीर की मांसपेशियां उभर आईं। उसकी नसों में बहती ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि उससे बिजली जैसी आवाज आने लगी। ऊर्जा प्रवाह से गरजने जैसी आवाज सुनकर सभी को फिर समझ में आ गया कि शौर्य चौहान कितना खतरनाक था। अगर उसकी लॉस की समझ को छोड़ भी दे तो सिर्फ उसकी ऊर्जा की मात्रा एक उच्च स्तर के दाव सीड योद्धा से कई गुना ज्यादा थी।
इसे कोई कैसे रोक सकता था। इस लड़के का अंत हो गया। अफसोस कि उसके पास जो खजाने थे और वह सुंदर लड़की, सब कुछ अब शौर्य चौहान का हो जाएगा। लोगों को जलन हो रही थी कि शौर्य चौहान को इतने फायदे मिलेंगे। चाहे कोई कितना भी प्रतिभाशाली हो, अगर स्तर का फासला बहुत बड़ा हो तो कुछ नहीं किया जा सकता। चंद सेकंड में ही हवा में उड़ता हुआ शौर्य चौहान शिकारी बाज की तरह अर्जुन पर झपटा और जोरदार हथेली से उस पर वार कर दिया। यह हमला बेहद जबरदस्त था। शौर्य चौहान को अर्जुन को हराने के लिए इतनी ताकत लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह चाहता था कि उसे जल्दी से कुचल दे ताकि कोई और बीच में ना आ सके। फिर वह मानसी को जंजीरों से बांधकर अपनी हवस का शिकार बना सके और किसी भी बाहरी खतरे से बच सके। चमाक, बैंगनी बिजली चमकी। शौर्य चौहान के दाहिने हाथ पर बैंगनी बिजली लिपट गई थी। उसका हाथ बिजली की चमकती तलवार बन गया और उसने उसे अर्जुन पर वार करने के लिए नीचे गिराया। शौर्य चौहान ने बिजली के नियमों पर ध्यान लगाया था। हवा, बर्फ, गरज और बिजली, ये सब सृष्टिकर्ता की शक्ति के नियमों में आते थे। बिजली शुद्ध यांग के सबसे नजदीक थी। इसी वजह से शौर्य चौहान हर कीमत पर मानसी को पाना चाहता था ताकि दोनों साथ साधना कर सकें। अगर उसकी बिजली को मानसी के शुद्ध यिंग खून से पोषण मिलता तो उसकी ताकत तेजी से बढ़ जाती। इसी पल में अर्जुन के चारों ओर बिजली का सागर बन गया था। बिजली की लहरें आपस में उलझकर अर्जुन और मानसी को फंसा रही थीं। अब उनके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही शौर्य चौहान का बिजली वाला हाथ अर्जुन के सिर पर गिरने वाला था, अर्जुन ने अपना कदम उठाया। उसने न तो अपनी तलवार निकाली और न ही कोई और हथियार, बल्कि उसने अपने सन शूटिंग 9D धनुष को एक हथियार की तरह पकड़ा और उसे शौर्य चौहान की तरफ झपटाया। सन शूटिंग 9 धनुष के किनारों पर तेज ब्लेड लगे थे। ये धनुष एक दिव्य अस्त्र था जो कभी एजोर यंग लॉर्ड के खजाने का हिस्सा था। इसके ब्लेड इस समय वहां मौजूद किसी भी योद्धा के हथियार से कहीं बेहतर थे। अर्जुन को धनुष से वार करते देखकर शौर्य चौहान जोर से हंस पड़ा। एक धनुष से तीर चलाए जाते हैं, उसे डंडे की तरह घुमाना तो खुद मौत को बुलाना है ना? मर जा। शौर्य चौहान गरजा। उसकी बिजली जबरदस्त ताकत के साथ नीचे गिरी, सीधे सन शूटिंग 9 धनुष से टकराए। उसी समय अर्जुन की शुद्ध यांग शक्ति फूट पड़ी। वह शक्ति मां आना महारानी हौतसुत्रा के पहले चरण के मार्ग पर बह रही थी और धनुष में समा गई। ऐसा लगा मानो धनुष में जान आ गई हो। बिजली के समंदर के बीच ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य ड्रैगन बिजली के क्षेत्र में उड़ान भर रहा हो। गर्जना, ड्रैगन जैसी आवाज गूंजी। आसमान में चमकती बैंगनी बिजली को सन शूटिंग 9 धनुष ने अपने अंदर खींच लिया। यह नियमों की टक्कर थी। अर्जुन की शुद्ध यांग शक्ति शौर्य चौहान के नियमों से एक स्तर ऊपर थी। मरने वाला तू है। अर्जुन दहाड़ा। उसके चारों ओर एक तेज अविरल तेजस्वी आभा फैल गई। धनुष को पकड़कर उसने बिजली और शुद्ध यांग ऊर्जा को एक साथ मिलाकर शौर्य चौहान पर पलटवार किया। क्या? शौर्य चौहान को अपने शरीर की गति धीमी लगने लगी। जो बिजली उसकी थी वही अब उसके खिलाफ बह रही थी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब अर्जुन कर सकता है। उसने देर नहीं की, तुरंत अपनी तलवार खींचकर सामने वार किया। तलवार की किरणें गूंज उठी, बिजली चारों ओर फैल गई। आसमान में बैंगनी तलवार और सुनहरा धनुष टकराए। बिना किसी दिखावे के ऊर्जा फट पड़ी। बूम! भयंकर ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। जो भी योद्धा कमजोर थे वे उड़कर दूर जा गिरे। उनके खून की धाराएं हिलने लगीं। यहां तक कि खुद शौर्य चौहान भी इस टक्कर से अपने हाथ सुन्न महसूस करने लगा। उसकी तलवार गिरने ही वाली थी। तेज शुद्ध यांगू अजा उसके शरीर में घुस गई। उसकी नसों में दर्द होने लगा और वह टकराते हुए पीछे जाकर एक विशाल क्रिस्टल स्तंभ से जा टकराया। पेंग उसकी पीठ में जोरदार दर्द उठा, लेकिन उसका युआनची उसकी रक्षा कर रहा था, इसलिए गंभीर चोट नहीं लगी। पर उसने अपनी चोटों पर ध्यान नहीं दिया। वह अविश्वास से अर्जुन की तरफ देखने लगा। अर्जुन ने थोड़ी सा पीछे हटकर सन शूटिंग 9 धनुष को पकड़कर अपने शरीर को संभाला, लेकिन उसके चेहरे पर कोई थकावट नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? शौर्य चौहान के दिल में चीख उठी। उसे लगा जैसे वह फिर से मानसिक भ्रम के संसार में चला गया हो, जहां अर्जुन उसका दुर्स्वप्न बन गया था। सिर्फ 16 साल का लड़का उसे पीछे धकेल रहा था, जबकि उसकी अपनी शक्ति अर्जुन से कहीं ज्यादा थी। हालांकि शौर्य चौहान ने पूरी ताकत नहीं लगाई थी, लेकिन ऐसा परिणाम फिर भी असंभव था। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये सच था। वह अकेला नहीं था, बाकी सभी योद्धा भी इस नज़ारे को देखकर पत्थर के बुत बन गए थे। उनके चेहरे डर से भर गए थे, मुंह खुले के खुले रह गए थे। पूरा काला पत्थर का मैदान एक कब्रिस्तान जैसा शांत हो गया था। बसा समान में बैंगनी बिजली गूंज रही थी। कुछ योद्धा जो पास खड़े थे उड़कर दूर जा गिरे थे। वे दर्द से कराहते हुए उठे और भयभीत आंखों से देखने लगे। क्या वो सच में अर्जुन है? मीरा राठौर, जो पहले बहुत घबराई हुई थी, खुद से बड़बड़ाए। वह अर्जुन के साथ महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र में आई थी और रास्ते भर उसके साथ रही थी। उसके पास खड़े आरव राठौर को न सिर हिलाना आया न मना करना। वह भी इस चौंकाने वाली घटना से स्तब्ध था। 16 साल का लड़का जिसने शौर्य चौहान जैसे योद्धा को भी पीछे हटा दिया था, और शौर्य चौहान तो उन योद्धाओं में से था जिनकी ताकत अपनी पीढ़ी के बाकी सभी योद्धाओं से काफी आगे थी। लेकिन जो कुछ भी उनके सामने घट रहा था वह हकीकत था। शौर्य चौहान को अर्जुन की एक ही चोट से दूर फेंक दिया गया था।
वह चौंक तो गया, लेकिन उसे डर नहीं लगा, क्योंकि उसने अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। अर्जुन का बड़ी ही प्रगति बहुत डरावनी थी। शौर्य चौहान को अब पूरा यकीन हो गया था कि अर्जुन को महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र में कोई बड़ी विरासत मिली है। शायद वही असली विरासत थी जो प्राचीन महान महारानी ने छोड़ी थी। ये सोचते ही शौर्य चौहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर उसे यह विरासत मिल जाती तो वह एक महान सम्राट बन सकता था। फिर पूरे रतनगढ़ संसार पर उसका अधिकार होता। यह शायद उसके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मौका था। अगर वह अर्जुन को मारकर महान महारानी की विरासत हासिल कर लेता तो उसकी किस्मत बदल सकती थी। ये समझते ही शौर्य चौहान के अंदर से भयंकर हत्या की भावना निकलने लगी। अब उसकी लड़ाई की ताकत, जो उसने अभी तक नहीं दिखाई थी, अब सामने आ रही थी। अर्जुन, सावधान रहो। शौर्य चौहान अभी तक हल्के में लड़ रहा था, अब वह गंभीर हो गया है। मानसी की आवाज़ अर्जुन के कानों में गूंजी। अर्जुन ने बस सिर हिलाया। उसे बड़ी ही साफ महसूस हो रहा था कि शौर्य चौहान का माहौल बदल गया था। उसकी आंखों में साफ हत्या का इरादा दिखाई दे रहा था। वह ऐसे घूर रहा था जैसे महीनों से भूखा पड़ा कोई जंगली जानवर अपने शिकार को देख रहा हो। अर्जुन, आज तुम्हारी मौत का दिन है। क्या तुम सोचते हो कि थोड़ा ताकतवर बन जाने से कुछ भी कर सकते हो? कितनी मूर्खता है तुम्हारी। सबके सामने अपने खजाने को दिखाकर तुमने अपनी मौत को खुद बुला लिया है। शौर्य चौहान ने अपने शरीर को स्थिर किया और एक कदम आगे बढ़ा। उसकी तलवार कांपी और तुरंत बिजली की चमक फूटी। चौराहे के ऊपर बिजली की सांप जैसी रेखाएं घूमने लगीं और जोरदार गड़गड़ाहट हुई। बहुत से योद्धाओं की त्वचा में झंझनाहट महसूस हुई। वे तुरंत पीछे हट गए। जो कमजोर थे उन्हें खड़े रहने के लिए अपनी युवांची का इस्तेमाल करना पड़ा। शौर्य चौहान के पीछे एक छोटी सी दुनिया का धुंधला दृश्य प्रकट हुआ। इस दुनिया में शौर्य चौहान जैसा दिखने वाला एक नीले कपड़े पहना आदमी था। उसके हाथ में तलवार थी और उसके चारों ओर बिजली चमक रही थी। इस दृश्य के ऊपर एक नीला मोती तैर रहा था जो मुट्ठी जितना बड़ा था। उससे हजारों बिजली की रेखाएं निकल रही थीं और शौर्य चौहान को कई परतों में ढक रही थीं। ओह, वह क्या है? ये देखकर लोग हैरान रह गए। ये शौर्य चौहान का आस्पेक्ट टोटेम था। ट्रांसेंडेंट इमोर्टल पैराडाइज, ट्रांसेंडेंट इमोर्टल पैराडाइज। पहले भी राठौर परिवार की सभा में शौर्य चौहान ने इसे दिखाया था, लेकिन महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र में अवसर मिलने के बाद उसकी बिजली के लॉस की समझ और गहरी हो गई थी। इसलिए अब उसका टोटेम और भी भयानक लग रहा था, खासकर वह नीला बिजली मोती जिसे देखकर सब चौंक गए। वह एक लाइटनिंग स्पिरिट है, किसी ने भीड़ में कहा। लाइटनिंग स्पिरिट बिजली ऊर्जा से बना एक सार एसेंस होता है। पहले गिरता हुआ सितारा में अर्जुन को भी एक शुद्ध यांग स्पिरिट मिला था। वह शुद्ध यांग स्पिरिट अर्जुन के साधारण शरीर को एक शुद्ध यांग शरीर में बदलने में मददगार रहा था। अब शौर्य चौहान की लाइटनिंग स्पिरिट की गुणवत्ता भी किसी से कम नहीं थी। आम योद्धाओं के लिए इसे साधना मुश्किल था, लेकिन शौर्य चौहान ने इसे अपने टोटेम में पूरी तरह मिला लिया था। इससे उसकी बिजली के साथ अनुकूलता बहुत अधिक बढ़ गई थी। हालांकि वह अर्जुन के शुद्ध यांग शरीर जैसा नहीं था, फिर भी ये दुर्लभ था। हर महान योद्धा के पास कुछ गुप्त हथियार होते हैं। शौर्य चौहान के पास भी थे। अब अर्जुन के खिलाफ वह अपने सभी पत्ते खोल रहा था। लाइटनिंग स्पिरिट और अधिक शक्तिशाली होती गई। जब युवान ऊर्जा का जबरदस्त विस्फोट हुआ तो ऐसा लगा जैसे आकाश में अचानक एक चमकता नीला बैंगनी सूरज उग गया हो। इसे साफ आंखों से देखने पर आंखों में दर्द होता था। शौर्य चौहान की इस भयंकर आभा को देखकर बहुत से योद्धा डरकर पीछे हट गए। उन्हें महसूस हुआ कि यह लड़ाई बेहद भयानक होगी और शायद निर्दोष लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगी। अर्जुन शक्तिशाली था, लेकिन शौर्य चौहान भी बहुत समय से प्रसिद्ध था। वह युवा पीढ़ी में एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था। कई लोगों के दिलों में शौर्य चौहान की ताकत गहरी छाप छोड़ चुकी थी। इसलिए उनके लिए जब शौर्य चौहान पूरी ताकत से लड़ेगा तब नतीजा तय कर पाना मुश्किल था। भले ही अर्जुन ने हाल ही में अपनी ताकत बढ़ाई हो। अर्जुन, मैं तुम्हारा जीते जी मरने जैसा हाल कर दूंगा। शौर्य चौहान की आंखों में बिजली जैसी चमक दौड़ी। उसका पूरा शरीर बिजली का अवतार लग रहा था। उसकी आभा औरत बहुत तेज हो गई थी और वह बोलते हुए कदम दर कदम अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ उसका मजाक उड़ाया और कुछ नहीं कहा। इस समय दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। भले ही शौर्य चौहान उसे न मारना चाहता, लेकिन अर्जुन तो उसे मारना ही चाहता था। स्विश! अर्जुन के हाथ में सन शूटिंग 9 डेथ्स धनुष आ गया। उसने बाएं हाथ से धनुष पकड़ा और दाएं हाथ से उसकी डोरी खींची। ये धनुष एज्य और यांग लॉर्ड द्वारा छोड़ा गया एक दिव्य अस्त्र था। भले ही अर्जुन ने अब दाव सीट को संजो लिया था और महान महारानी हॉटसूत्र का पहला चरण सीख लिया था, फिर भी वह इस धनुष की डोरी को बहुत थोड़ी सी ही खींच पाया था। उसके हाथ में एक पवन पीछा करने वाला तीर था। ये सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य का एक साधारण तीर था, लेकिन उस पर इकट्ठी हुई शुद्ध यांग ऊर्जा के कारण वह सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। दूर खड़े लोग भी इसकी गर्मी को महसूस कर सकते थे। तीर के पीछे जलती हुई शुद्ध यांग ऊर्जा से एक लंबा पंख बना हुआ था, जो अर्जुन के बगल में जलता और कूदता हुआ नजर आ रहा था। अर्जुन पूरा का पूरा धनुष और तीर के साथ एक हो गया था। चौराहे पर बिजली और आग टकरा रही थी। चारों तरफ युवांची की उथल पुथल से वातावरण गूंज रहा था।
मर जा। शौर्य चौहान गरजा और अपनी तलवार उठाकर बेरहमी से अर्जुन पर वार किया। उसके पीछे उसका आस्पेक्ट टोटेम भी तलवार उठाकर वही हरकतें कर रहा था। एक ही पल में सारा बिजली का जोर एक जगह इकट्ठा हो गया। शौर्य चौहान की तलवार बिजली के भंवर का केंद्र बन गई थी। बिजली इकट्ठी होकर एक बैंगनी लाल रंग की बिजली की तलवार बन गई, जो खून जैसी लग रही थी। ये बिजली की तलवार पतली थी, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा युवान ऊर्जा भरी थी कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। डर के मारे कई योद्धा फिर से पीछे हट गए, लेकिन अर्जुन ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें तलवार जैसी तेज थीं। उसके पीछे विशाल गोल्डन क्रो टोटेम का धुंधला दृश्य प्रकट हुआ। आधा साल बीत चुका था और अब महान महारानी हॉटसूत्र के पहले चरण को सीखने के बाद गोल्डन क्रो टोटेम का आकार 10 गुना बड़ा हो गया था। जैसे ही गोल्डन क्रो टोटेम प्रकट हुआ, उसने तेज आवाज में चीख मारी और आसमान की तरफ उड़ गया। उसके पंख फैलते ही उनका फैलाव 30-40 मीटर तक हो गया। पूरे चौराहे को ढक लिया। उसके जलते हुए लाल लपटें ऐसे लग रही थीं जैसे खून की लहरें चारों ओर फैल रही हों। ये दृश्य देखकर कई योद्धा हक्के बक्के रह गए। यह एक आस्पेक्ट टोटेम है। यह इतना बड़ा कैसे हो सकता है? किसी ने आश्चर्य में चिल्लाया। गोल्डन क्रो टोटेम के 30-40 मीटर चौड़े पंखों ने शौर्य चौहान के पीछे के छोटे संसार को भी ढक लिया था। ये दबाव बहुत भयानक था। वहां खड़े कुछ अन्य योद्धा भी दाव सीट क्षेत्र के शुरुआती चरण में थे, लेकिन उनके टोटेम मुश्किल से 7-8 मीटर तक के थे। यह अंतर ऐसा था जैसे बाज और गौरैया के बीच हो। लेकिन किसी को कुछ कहने का समय नहीं मिला, क्योंकि उसी पल अर्जुन ने तीर छोड़ दिया। पेंग! एक जोरदार धमाके की आवाज के साथ धनुष की डोरी तेजी से कांपी। तीर छोड़ा जा चुका था। ये तीर जैसे आग के ड्रैगन की लंबी दहाड़ हो। सन शूटिंग 9 डेथ्स धनुष से एक चमकदार रोशनी निकली। तीर जैसे ही धनुष से निकला, उसके पीछे एक लंबी सुनहरी पूंछ जैसी रोशनी बन गई और वह तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि आसपास खड़े लोग अर्जुन का लक्ष्य नहीं थे, लेकिन जब तीर उनके पास से गुजरा तो उनके दिल जोर से धड़कने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह तीर सीधे उनके माथे की ओर निशाना साध रहा हो। जो कमजोर योद्धा थे, वे शुद्ध यांग ऊर्जा से झुलसने लगे। उनके रक्त प्रवाह ब्लड स्ट्रीम में उथल पुथल मच गई। कुछ के बालों से जले हुए बालों का बड़ी ही गंध आने लगी और उनकी त्वचा भी सूख कर फटने लगी। गर्म हवाओं की लहरों के बीच तीर बिना किसी रुकावट के बढ़ता चला गया और सीधे शौर्य चौहान की बिजली से लिपटी तलवार से टकरा गया। बूम! एक जबरदस्त विस्फोट के बाद ऐसा लगा जैसे पल भर के लिए पूरी दुनिया शांत हो गई हो। भयंकर ऊर्जा के टकराव से तीर टूटकर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। आखिरकार वह एक साधारण तीर था, वह इतनी ताकत नहीं सह सका। लेकिन तीर टूटने के बाद बड़ी ही उसके टुकड़े सन शूटिंग 9 डेथ्स धनुष की ऊर्जा से भरे थे। उन टुकड़ों की ताकत जरा भी कम नहीं हुई थी। वे भयंकर गति से सीधे आगे बढ़ते रहे। वो ऊर्जा चारों ओर फैल गई। चारों ओर मौजूद लोगों की आंखें सुन हरी रोशनी से भर गईं। उनके कानों में गरजती बिजली की आवाज गूंजने लगी। कमजोर योद्धाओं के शरीर में ऊर्जा घुस गई और उनकी मेरिडियंस को चोट पहुंची। डेंग डेंग डेंग! अर्जुन 10 कदम से भी ज्यादा पीछे हट गया। उसके शरीर के अंदर खून उथल पुथल मचा रहा था और उसके मुंह के कोने से खून की एक पतली धारा बह निकली। शौर्य चौहान की शक्ति आखिरकार अर्जुन से अधिक थी। बिजली की तलवार से निकला क्यूई स्वॉर्ड चीक बादशाहों जैसा प्रभुत्व लेकर आया था, जिसे रोकना बहुत मुश्किल था। अर्जुन ने जब अपनी पूरी ताकत से सन शूटिंग 9 डेथ्स धनुष को खींचा था तो उसकी युवान ऊर्जा भी लगभग खत्म हो गई थी। इस टक्कर से उनके बीच की ताकत का अंतर साफ दिखाई दिया। लेकिन शौर्य चौहान भी एक झटके से 100 फीट से ज्यादा दूर जा गिरा। उसे पूरा विश्वास था कि उसका हमला अर्जुन को गंभीर रूप से घायल कर देगा। आखिर ऐसा हमला सामान्य दाव सीड योद्धा भी नहीं सह सकते थे, और अर्जुन तो अभी दाव सीड के शुरुआती स्तर पर ही था। लेकिन तभी जब शौर्य चौहान पीछे हट रहा था, उसके चेहरे की मुस्कान अचानक जम गई। वह हैरानी से देख रहा था। विस्फोट के बीच से सुनहरे टुकड़े जलते हुए उल्काओं की तरह उसकी ओर बढ़ रहे थे। भले ही विस्फोट कितना भी भयंकर था, लेकिन इन टुकड़ों की दिशा जरा भी नहीं बदली। वे अविश्वसनीय गति से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। एक पल में शौर्य चौहान ने अपनी जीभ काटक जबरदस्ती अपने शरीर को घुमाया, लेकिन टुकड़ों की गति इतनी तेज थी कि आवाज भी नहीं आई। छाक! उसकी सुरक्षा करने वाली युवांची ऐसे फटी जैसे कोई कागज फाड़ा जा रहा हो। भले ही शौर्य चौहान ने किसी तरह अपने जरूरी अंगों को बचा लिया, फिर भी एक सुनहरा टुकड़ा उसके बाएं हाथ और कंधे को पार कर गया। सैकड़ों हजारों बारीक टुकड़े उसके शरीर से खून और मांस के टुकड़े उड़ाते हुए बाहर निकले। अचानक शौर्य चौहान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे कागज का हो गया हो। ये कैसा धनुष था? ये तो तीर टूटने के बाद भी इतनी भयानक ताकत छोड़ सकता है। शौर्य चौहान का बायां कंधा पूरा लहूलुहान हो चुका था। छोटे छोटे टुकड़ों ने, जो शुद्ध यांग ऊर्जा से भरे थे, उसके शरीर को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। भले ही उसका शरीर बहुत मजबूत था, फिर भी वह मधुमक्खी के छत्ते जैसा छेदों से भर गया था। जैसे ही शौर्य चौहान जमीन पर गिरा, उसने तुरंत एक औषधि खा ली। साथ ही उसके बाएं कंधे पर बैंगनी बिजली घूम रही थी। ये बिजली उसके मांस और खून को उत्तेजित कर रही थी, जिससे उसका शरीर धीरे धीरे खुद को ठीक कर रहा था। बिजली से इलाज करना, ये देखकर अर्जुन हैरान रह गया, लेकिन तुरंत समझ भी गया।
भले ही बिजली विनाश की ताकत हो, लेकिन उसमें जीवन देने की क्षमता भी होती है। प्राचीन काल में जब दुनिया नई नई बनी थी, तब सिर्फ ज्वालामुखी फटते थे और बिजली कड़कती थी। उसी बिजली के प्रभाव से समुद्रों में सबसे शुरुआती जीव बने थे। बिजली से इलाज करना दिखाता है कि शौर्य चौहान ने बिजली के लॉस को जीवन और मृत्यु दोनों स्तरों पर समझ लिया है। उसकी यह समझ उसके उम्र के लोगों से कहीं आगे थी। सोचने वाली बात है कि वह बिजली से इलाज कर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि शौर्य चौहान रतनगढ़ दुनिया में इतना मशहूर है और अपने ही स्तर के किसी योद्धा से हारता नहीं है। वहां मौजूद सभी योद्ध अभी ये देखकर समझ गए थे कि शौर्य चौहान की समझ कितनी गहरी थी। लेकिन यही शौर्य चौहान जो लॉस की समझ में इतना प्रवीण था और अपने स्तर पर अजेय था, उसे अर्जुन ने एक तीर से बुरी तरह घायल कर दिया था। क्या ये कोई 16-17 साल का लड़का कर सकता है, या कोई जो सिर्फ डाउसीड स्तर की शुरुआत में है? अर्जुन की उम्र और स्तर के बारे में सोचकर वहां के कई योद्धा खुद को बेबस महसूस करने लगे। ये बहुत निराशाजनक था। शायद अर्जुन पहले ही एक गहरे स्तर पर पहुंच चुका है। याद है जब पत्थर के खंभे ने हमारा मूल्यांकन किया था तो कुल 6 रैंकिंग थी। अगर अयोग्य को भी जोड़ दे तो 7 होती हैं। हम सभी, यहाँ तक कि शौर्य चौहान भी, बस नाइट स्तर तक पहुंच पाए थे। ऋषि, शूरा और पवित्र देवता जैसे शीर्ष स्तर तो कोई छू भी नहीं पाया था। सोचना भी मुश्किल है कि वे स्तर कैसे होंगे। अगर कोई ऋषि स्तर का योद्धा शौर्य चौहान से लड़े तो क्या होगा? अगर कोई शूरा या पवित्र देवता होता तो शायद उसे एक झटके में ही मार देता, भीड़ में किसी ने कहा। सभी यह सुनकर चुप हो गए। वे सब खुद को रतनगढ़ दुनिया के सबसे बेहतरीन योद्धा मानते थे। उन्हें लगता था कि वे आगे चलकर एम्पीरियल किंग या किसी बड़े कुल के कुलपति बन सकते हैं। महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र में उन्होंने ऋषि, शूरा और पवित्र देवता की उपाधियां देखी थीं, लेकिन वे मानते थे कि ऐसे लोग केवल कहानियों या कल्पनाओं में होते हैं। लेकिन अब सच्चाई उनके सामने थी। शायद अर्जुन उन्हीं में से एक था। यह ऐसा था जैसे किसी ने उन्हें अचानक बता दिया हो कि वे असल में सभी युवाओं में सबस ए नीचे हैं। उनके ऊपर ऐसे स्तर थे जो उनके लिए अकल्पनीय थे। यह उनके आत्मसम्मान के लिए बहुत बड़ा झटका था। क्या तुम सोचते हो कि अर्जुन ने ऋषि या शूरा का स्तर पा लिया है? किसी ने अविश्वास के साथ पूछा। कौन जानता है, वह स्तर तो हमारी समझ से भी परे है। भले ही यह निराशाजनक हो, लेकिन सच यही है कि हम कुएं के मेंढक हैं, हमेशा से रहे हैं। हाय, एक योद्धा ने गहरी सांस ली। उनमें से कई इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वे तो पहले से ही अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन युवा थे, लेकिन फिर भी वे उस प्रतिभा से बहुत दूर थे जिसे प्राचीन महान महारानी ने चुना था। ये बात अजीब थी कि प्राचीन समय में युद्ध कला आज के समय से ज़्यादा विकसित थी, लेकिन अब कुछ लोग जो ये समझ चुके थे, उन्होंने अर्जुन पर अपनी नज़रें गड़ा दी थीं। उनके अंदर छुपा लालच और मारने की इच्छा उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। भले ही अर्जुन का प्रतिभा स्तर बहुत ऊंचा था, लेकिन उसकी उम्र और साधना स्तर के कारण वह अजेय नहीं था। शौर्य चौहान से लड़ाई में भले ही अर्जुन ने उसे गंभीर चोट पहुंचाई थी, पर वह खुद भी घायल हो गया था। अर्जुन न कि आज की ताकत प्राचीन महान महारानी की विरासत से मिली थी, ये बात अब साफ थी। और जैसे अकेला शेर भी भेड़ियों के झुंड के सामने हार सकता है, वैसे ही अगर वे मिलकर अर्जुन को मार दे तो यह विरासत उनकी हो सकती थी। अगर ऐसा होता तो वे अपनी पीढ़ी की सीमाओं को तोड़ सकते थे। ये लालच वहां मौजूद कई योद्धाओं के लिए बहुत बड़ा था। वे सही मौके का इंतजार कर रहे थे अर्जुन को मारने के लिए। धीरे धीरे ऐसे सोचने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वे आपस में युआनची के जरिए संदेश भेजकर योजना बना रहे थे कि कैसे अर्जुन को खत्म किया जाए। इस वजह से काले पत्थर के चबूतरे पर मारने की भावना और भी बढ़ गई। मीरा राठौर, वरुण राठौर और उनके साथी भी इस डरावनी हत्या की भावना को महसूस कर सकते थे। वे सांसें रोके खड़े थे, बेहद तनाव में। स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई थी। अगर अर्जुन हार जाता तो ये लोग राठौर परिवार के युवाओं को भी निगल जाते, बिना कोई निशान छोड़े। उस समय राठौर परिवार की युवा पीढ़ी पूरी तरह खत्म हो जाती, जिसे राठौर परिवार सहन नहीं कर पाता। इसी बीच शौर्य चौहान मुस्कुराया। जब उसने और अर्जुन ने अपनी ताकत दिखाई थी, तब भी उसने इस नतीजे की कल्पना कर ली थी। सार्वजनिक रूप से कोई खजाना दिखाना बहुत मूर्खता होती है। शौर्य चौहान अब अर्जुन को एक मरे हुए आदमी की तरह देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन, जो घातक मारने की भावना से घिरा था, बस शांत नजरों से शौर्य चौहान को देख रहा था। उनके बीच की भीषण लड़ाई के बाद थोड़ी शांति थी। शौर्य चौहान अपनी चोटें ठीक कर रहा था और अर्जुन अपने खून के प्रवाह को नियंत्रित कर रहा था। सनशूटी अगनाइन देत धनुष को एक बार खींचना भी अर्जुन की बहुत ज्यादा ऊर्जा खा गया था। अगर उसने हाथ सूत्र का पहला चरण न सीखा होता तो एक तीर चलाना ही उसके सारा युआनची खत्म कर देता। ये धनुष शौर्य चौहान धनुष को घूर रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि यह महान महारानी के खजाने से मिला एक बहुत ही उच्च दर्जे का खजाना था। उसने देखा कि अर्जुन ने धनुष को सिर्फ एक 10वां हिस्सा ही खींचा था। सिर्फ एक 10वां हिस्सा खींचना ही इतना भयानक था, और सभी जानते थे कि धनुष को जितना ज्यादा पीछे खींचते हैं, उसे खींचना उतना कठिन हो जाता है। सोच पाना भी मुश्किल था कि अगर इसे पूरा खींचा जाए तो कैसी ताकत निकलती। अगर यह धनुष शौर्य चौहान के हाथ में होता तो वह इससे कहीं ज्यादा कर सकता था। ये सोचते ही शौर्य चौहान की आंखें लाल हो गईं।
इतने सारे खजाने और विरासत अर्जुन के हाथ में कैसे चली गई थी? ये दुनिया कितनी अन्यायपूर्ण थी। अपनी तलवार को कसते हुए शौर्य चौहान गरजा। उसी क्षण बिजली चमकी और तेज गरज सुनाई दी। एक चमचमाती बिजली का सांप पूरे चौक को रोशन कर रहा था। उसने अपना विशाल मुंह खोला, नीली बैंगनी बिजली उगली और अर्जुन पर झपटा। शौर्य चौहान जानता था कि भले ही धनुष ताकतवर था, लेकिन अर्जुन अपने साधना स्तर के कारण उसे बार बार नहीं खींच सकता था। अगर अर्जुन धनुष न खींच पाए तो शौर्य चौहान को उससे डरने की जरूरत नहीं थी। बिजली का वह सांप गरज रहा था और शौर्य चौहान की ताकत और भी बढ़ रही थी। वह इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन को एक ही वार में खत्म करना चाहता था। बिजली के कारण पूरा काला पत्थर का चौक चमकने लगा था। माहौल बहुत डरावना हो गया था। शौर्य चौहान के पूरे शरीर पर बिजली के सांप रेंग रहे थे, मानो वह खुद बिजली का अवतार बन गया हो। उसकी तलवार इतनी भयानक थी कि कई योद्धाओं के बाल खड़े हो गए थे। कई लोग उस बिजली के सांप को सीधे देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लगता था कि दोबारा देखने से आंखें जल जाएंगी। बिजली के सांप को अपनी तरफ आते देखकर भी अर्जुन का चेहरा ठंडा रहा। उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया और सन शूटिंग 9 देख धनुष गायब हो गया। उसकी जगह एक नीली हरी तलवार प्रकट हो गई। अर्जुन ने अपने दिमाग में डिस्क सरणी में दिखी हुई वह छवि याद की, जहां एज और यंग लॉर्ड ने काले कवच वाले योद्धा पर तलवार से हमला किया था। न जाने कैसे अर्जुन के हाथ में पकड़ी तलवार अब उससे आत्मिक रूप से जुड़ गई थी। महान महारानी हौत्सुत्रा के पहले चरण को साधने के बाद अर्जुन की उस तलवार हमले को समझने की गहराई और बढ़ गई थी, और अब वह उसे और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता था। उसने अपनी तलवार से वार किया, जिसमें शुद्ध यांग ऊर्जा भरी थी। उसकी तलवार से एक सुनहरी शुद्ध यांग की लौ निकली, जो क्षितिज को चीरते हुए उड़ते हुए अजगर जैसी लग रही थी। आग की लपटें जलने की आवाज कर रही थीं और गर्मी की लहरें उठ रही थीं। अर्जुन के पीछे एक विशाल गोल्डन क्रो प्रकट हुआ, जिसकी पंखों की चौड़ाई दर्जनों मीटर थी। उसकी दहाड़ से पूरा काला पत्थर का चबूतरा शुद्ध यांग ऊर्जा से भर गया। अर्जुन के आसपास मौजूद सभी साधकों ने महसूस किया कि उनकी ची गतिविधियां बंद हो गई हैं। उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन्हें अपने जीवन के लिए एक भयानक खतरा महसूस होने लगा। कुछ साधक जो सिर्फ युआन फाउंडेशन रेल्म में थे, उन्हें तो दिल की धड़कन रुकने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। वे सांस नहीं ले पा रहे थे और घुटनों के बल गिरने का मन कर रहा था। वे सब हैरान थे, क्योंकि यह दृश्य उन्हें जाना पहचाना लग रहा था। इससे पहले जब वे गॉड एडवेन टावर के पहले स्तर पर डिस्क सरणी देख रहे थे, तब उन्होंने एक डिस्क में एक नीले कपड़े पहनने वाले तलवारबाज को देखा था, जो अपने शराब के घड़े के साथ था। उसने भी इसी तरह का हमला काले कवच वाले योद्धा पर किया था। वह तलवार हमला इतना शक्तिशाली था कि समुद्र को भी चीर सकता था, और वहां मौजूद कोई भी साधक उस हमले का सामना नहीं कर सकता था। ये हमला उनके दिमाग में गहरे अंकित हो गया था। इसलिए जब अर्जुन ने वही हमला किया, तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह उसी नीले कपड़े वाले तलवारबाज के हमले जैसा था। भले ही अर्जुन का हमला उस तलवारबाज जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसमें वही भावना थी, और उनके लिए इस हमले का सामना करना उतना ही मुश्किल था। तभी उन्हें याद आया कि जब सभी को 2 डिस्क चुनने का मौका मिला था, तो अर्जुन ने उसी नीले कपड़े वाले तलवारबाज की डिस्क चुनी थी। उस समय सभी को लगा था कि वह अपनी औकात से ज्यादा बड़ा लक्ष्य चुन रहा है, लेकिन अब इस हमले को देखकर सबको समझ आ गया कि अर्जुन ने सच में उस हमले को सीख लिया था। यह क्या हो रहा था? एक लड़का जो पिछड़े हुए पूर्व दिशा से रतनगढ़ दुनिया में आया था, उसकी प्रतिभा इतनी डरावनी थी। इसी बीच एक पल में अर्जुन का तलवार हमला शौर्य चौहान की बिजली से बनी युआनची से टकरा गया। छिक ऐसा लग रहा था आज ऐसे आकाश 2 हिस्सों में फट गया हो। अर्जुन का तलवार वार एक अपार ताकत के साथ आया था। उसने बिजली के सांप को सिर से पूंछ तक 2 टुकड़ों में काट दिया। तलवार की ची का वेग बहुत प्रचंड था और उसके साथ विशाल मात्रा में शुद्ध यांग ऊर्जा भी थी। ये सारी बिजली को समेटते हुए सीधे शौर्य चौहान के सिर की ओर बढ़ गई। क्या? शौर्य चौहान बहुत डर गया। उसने तुरंत अपनी जीभ का सिरा काटा और पीछे हटते हुए अपनी तलवार पर रक्त का छींटा मारा। संकट की घड़ी में उसने अपने शरीर की जीवन ऊर्जा और रक्त जला डाला। उसने अपनी तलवार से हमला रोकने की कोशिश की, लेकिन वह एक अविरुद्ध ताकत के सामने टिक नहीं पाया। टिंग! एक साफ आवाज के साथ शौर्य चौहान के हाथ की तलवार टूट गई। हालांकि वह मुख्य वार को रोकने में सफल हो गया, लेकिन शेष तलवारची ने उसकी रक्षक युआनची को चीर डाला। उसका शरीर जोर से कांपा। वह एक मुंह खून उगलते हुए दूर जा गिरा।